और इस बीच वीएलए अंबाला जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज तो मतलब पूरा गुड मॉर्निंग मैम। और पूरा खूनी खेल अभी जो हमारे दर्शक टिप्पणी कर रहे थे देखने को मिल रहा है। उम्मीद नहीं थी कि ट्रेड डील होने के बाद इस तरह की सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। 293 अंक नीचे, नए लोज बनते हुए 25,513। अब तो लग रहा है 25,500 भी बचा पाएंगे या नहीं। 1.25% नीचे निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। 25,500 टूटा तो क्या होगा अंबाला मैम, बताइए जरा। डर जाएंगे सभी लोग सुन के, इसलिए मत पूछिए ये सवाल। अभी क्या करें मैम? बट क्योंकि देखिए विपुल जी, आगे क्या होगा उसके साथ एक डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। जी ट्रेड डील पहली बात तो ऑन पेपर नहीं है, डिस्कशन हो रहा है। और एक सवाल है मेरे मन में है, मैं चाहती हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं उस सवाल का जवाब आप लोग देने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। क्योंकि जब इंसान सवाल का जवाब देता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको एनालाइज करता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये ट्रेड डील है हमारे फायदे की, इंडिया के फायदे की? उस जवाब को आप कमेंट्स में लिखने की कोशिश जरूर करना, आपको जवाब मिल जाएगा कि क्या हो सकता है आगे। अब दूसरी बात ये कि बजट के बाद जो एक थोड़ा सा रिकवरी आया, उसके बाद सीधा गैप अप। मुझे तो वो पर्सनली डाइजेस्ट हुआ नहीं था, क्योंकि मुझे पूरा लग रहा था, होना यही चाहिए था कि 24,200 और 300 की रेंज एक बार आनी थी। वहां पर वो अगर आती तो उसके बाद की जो अपसाइड की मूवमेंट होती वो सस्टेनेबल मूवमेंट बनता था। बट उसके बाद गैप अप, 26,000 का रेजिस्टेंस, वो सारी चीजें यू नो फिर से दिखाती हैं वो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को कि ये जो अपसाइड का मूवमेंट गैप अप से हो गया ये सस्टेनेबल नहीं था। क्यों हुआ, कैसे हुआ? अभी जैसे एक इसका रेफरेंस मैं दे देती हूँ सिर्फ। रिलायंस ऊपर चढ़ गया अचानक से, ये क्योंकि इसके साथ में न्यूज आई थी कि दैट इट इज गोइंग टू बाय वेनेजुला ऑयल। अब कल फिर से रशियन मार्केट का ऑयल आ सकता है, या फिर हमारी टर्म्स उनके साथ जैसी हम बनाना चाहे वैसी रहेगी। अब ये न्यूज चल रही है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जिस न्यूज के इम्पैक्ट से रिलायंस ने छलांग मारी थी, अब वो जब न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो रिलायंस वापस गिर जाएगा। अब क्योंकि हैवी वेट है निफ्टी का, तो उसका असर इस पर पड़ना ही है। सो सेइंग दिस, एनालाइजिंग ऑल दिस सिचुएशन एट वन, साथ में अगर आप देखेंगे तो जो लेटेस्ट डेटा भी आ रहा है, अभी हमारा इन्फ्लेशन का ये सब डेटा भी आए, तो क्या वो डेटा जो दिख रहा है क्या वो ग्राउंड से रियली मैच कर रहा है? बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है उसमें। तो जो दिख रहा है या दिखाया जा रहा है, मैं उस पर नहीं जा रही, बट जो जो एक रियल ग्राउंड पर जो आपको दिख रहा है उसमें बहुत बड़ा गैप है। और मार्केट उसको डाइजेस्ट मुझे नहीं लगता इतनी इजीली करेगी, तो इसको डिस्काउंट होना बाकी है। आईटी स्टॉक्स का जो प्रेशर है, उसकी एक अपनी प्रॉब्लम कंडीशन मार्केट में आ गई है कि आईटी सिर्फ एक एक जो उस एक नया जो एंथ्रोपिक टूल आया है, ये टूल का इम्पैक्ट, आप एक एआई टूल आ गया सिर्फ इसकी वजह से ये मत देखिए, जो मिडिल मैनेजमेंट की, लोअर मैनेजमेंट की जॉब्स थी उसका असर पड़ेगा। जी किसी ने इसी बात के ऊपर ज्यादा बात नहीं की पिछले महीने कि जब अमेजोन ने जब 13,000 से ज्यादा लोगों की छटनी की निकाला, माइक्रोसॉफ्ट ने जब उससे पहले महीने में लोगों को निकाला। सो दीज आर द हिंट्स, दीज वर द हिंट्स, जिसमें कि ये दिख रहा था कि जो कंपनी इंडिया में बिजनेस लेती है यूएसए बेस्ड कंपनी से, उनके हाल क्या होंगे। तो लोग, एम्प्लॉयमेंट का घटना, बहुत सारी चीजें हो रही हैं एक साथ में, तो उसके असर पर, उस दबाव में निफ्टी की एक्सपेक्टेशन है, मैं टाइम तो नहीं करना चाहती, हो सकता है फरवरी या मार्च, लेकिन 24,200 और 300 की रेंज आएगी तो वहां से बहुत बढ़िया अपसाइड की मूवमेंट बनती है। और करंट प्राइस से ये सिर्फ 5% है, डरने की जरूरत नहीं है। इट मे साउंड की बहुत बड़ा डिप है, लेकिन बड़ा नहीं है। बड़ा 5% तो गैप अप हो जाता है हम रातों रात, तो सिर्फ 5% का डाउनसाइड पॉसिबल है। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और वहां पर आप डेफिनेटली हिम्मत से, कॉन्फिडेंस से ईटीएफ, निफ्टी ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं, या ठीक फिर अपनी पसंद की हैवी वेट्स, चाहे वो रिलायंस हो, ठीक। एचडीएफसी हो, जी भारतीय एयरटेल हो, ऐसे स्टॉक्स पर नजर बना करके रख सकते हैं। बट अभी डाउनसाइड इज वेरी मच पॉसिबल एंड इट हैज टू बी दिस टाइम। जी, चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। लेकिन इस पर मतलब मेरी थोड़ी सी एक मतलब डिसएग्रीमेंट है। ट्रेड डील को लेकर के आपने कहा क्या वाकई में इंडिया के लिए सही है कि नहीं सही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि और क्या हो सकता था, क्योंकि एक तरफ एक ऐसी सुपर पावर जिसके साथ या तो आप डील करेंगे या नहीं करेंगे। डील करेंगे तो फिर अगर नहीं करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा घातक साबित हो रही थी। आपके एफआईज जो है लगातार सेलर बने हुए थे, कम से कम पिछले 5 दिनों से एफआईज लगातार आपके पास आ रहे हैं। दूसरा, आपके एग्री प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है वो अभी तक उस दायरे में नहीं है। अगर ये डील नहीं होती तो हमारी सिचुएशन क्या होती? जो भी डील हो रही है, निश्चित रूप से डील का मतलब ये होता है कुछ चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, और जो शक्तिशाली होता है
उसके हाथ में पावर ज़्यादा होती है जब भी आप कोई इस तरह की डील में किसी के देश के साथ, भारत किसी कमज़ोर देश के साथ करेगा तो वो अपनी बात बनाने की कोशिश करेगा। तो वो मुझे थोड़ा सा, ये मुझे तर्क थोड़ा सा, बाकी इन्फ्लेशन को लेकर के नंबर सही है कि नहीं सही है, अब वो तो जो गवर्नमेंट डेटा देगा आपको, या तो आप उस डेटा को नहीं मानो या मानो। दुनिया में जो नंबर जा रहे हैं वो यही डेटा जाएंगे, चाहे वो जीडीपी के हो या इन्फ्लेशन के हो, और जो आप और हम बैठ करके एनालिसिस करेंगे वो उसी नंबर पे करेंगे। तो आप चाहें या ना चाहें आपको उन्हीं डेटा पे भरोसा करना पड़ेगा। तो वो ये जी जी कुछ कह रही हैं आप? बस बात इतनी सी है कि हम विश्व गुरु का टैग लेकर चलते हैं, तो फिर हम जब अब फिर ये तो पॉलिटिकल कमेंट हो गया। ये पॉलिटिकल वाली बात नहीं है, नहीं विपुल जी, पॉलिटिकल वाली बात नहीं है। हम एक बहुत बड़ा मार्केट है, हमारे पास नेगोशिएशन की तर्ज और हमारी कंडीशंस बन सकती होनी चाहिए थी। मतलब जिस लेवल पर हम लोग, मैं जियोपॉलिटिकल कंडीशन पे जा रही हूँ ना कि पॉलिटिकल कंडीशन पे, जिस तरह का काम हमने पिछले 10 सालों में बहुत रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए किया है, फिर जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, जो हमसे भी अंडर वैल्यूड सिचुएशन, ताइवान हो गया, बांग्लादेश हो गया, वो जीत जा रहे हैं हमारे ऊपर कंडीशंस, और जीरो टैरिफ से हम 18% की जो हमारी जर्नी है, हमारी इकोनॉमी इस चीज को डाइजेस्ट करने में समय ले लेगी। 0% तो आप उसको भूल ही जाइए, क्योंकि वो सिचुएशन बिना ट्रंप के थी और अब ट्रंप के साथ है, तो 0% तो अब दुनिया में कहीं नहीं है, तो उससे तो तुलना करना ही, हाँ 0% बांग्लादेश पर 0% टैरिफ कर दिया उन्होंने, अपनी कंडीशन कर दी है। ये अधूरी जानकारी मैम, 19% टैरिफ है, 19% टैरिफ है। हाँ 20% से 1% कम किया है, 19% टैरिफ है, अभी भी इंडिया से 1% ज्यादा है। तो कुछ प्रोडक्ट उनका यूज होगा। हाँ चलिए, अब इस पे ये बहस जाएगी, हम लोग मार्केट से भटक जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ मार्केट से नहीं भटकना है हमको, क्योंकि काफी लोगों की टिप्पणियां और सवाल जो है यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, तो शुरू कर मार्केट में। हाँ जी, स्पेशली आज के मार्केट में लोगों के सवाल और ज्यादा होंगे। हाँ तो चलिए, जो है इस बीच करीब 2700-2800 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी अपनी टिप्पणियां देते रहिए इन तमाम विषयों को लेकर के भी। और प्रदीप जी, अंशुल जी कुछ मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं सेगमेंट शुरू करूं, क्योंकि उसके बाद फिर इस पर टिप्पणी नहीं ले पाऊंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि 10-10 सेकंड की, 20-20 सेकंड की टिप्पणियां ले ही लेते हैं पहले। तो जी अंशुल सर। एक वो सीताराम केसरी वाला इंसिडेंस याद आ गया। सीताराम केसरी कहते थे, ना खाता ना बही, जो केसरी कहे वही सही। आपने तो वो पॉलिटिकल दौर देखा है, तो फूफा जी का भी वही हाल है। जो मैं कह रहा हूं बस वही सही है, बाकी सब मतलब सुनना ही नहीं है। सही गलत के तराजू में तो आपको रखेंगे नहीं, वो आपको या तो सिर पे बिठा के रखेंगे या डस्टबिन में रखेंगे। ऐसे आदमी के साथ सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि बच के कोने से निकल जाओ। तानाशाह तो है नहीं कि जिंदगी भर बैठेगा, 3 साल और झेलना है, चुपचाप जेल जाल के खत्म करो, उसके बाद फिर। लेकिन जो प्रेसिडेंस उन्होंने सेट किया है माई वे और हाईवे का, ये शक्ति आपको, या तो 2 चीज है आप, फिर मैं वही सजेस्ट करूंगा कि आप बोलेंगे फिर पढ़ने लिखने की बातें, आप डेंग जियाओपिंग की जाके आत्मकथा पढ़िए। डेंग जियाओपिंग ने चाइना में, जब चाइना को टेक ओवर किया था माओ के बनने के बाद, उन्होंने एक ही चीज कही थी कि मुंह बंद करो, सिर नीचे करो और शक्ति अर्जित करो। काम इतना करो, अपनी डिपेंडेंसी इतनी बना लो कि आप आंख दिखा सको। तब जाके आज शी जिनपिंग की इतनी हिम्मत है कि तुमने 10 लगाया मैं 20 लगा दूंगा, तुम 20 लगा रहे हो मैं 200 लगा दूंगा। आप कर लिए। चाइना का क्या वो बिगाड़ पाए? कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो आप कितना भी कुछ बोल लें, आप जब तक मेक इन इंडिया वेरी गुड प्रोजेक्ट, आप उस पर अच्छा कर रहे हो, अभी आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो सिर झुकाओ, काम करो, और जब शक्ति अर्जित कर लो, जब इस तरह से आंखों में आंखें डाल के बोलने की ताकत आ जाए, तब जाके मुंह खोलना चाहिए। तब तक सिर झुकाओ, मुंह बंद रखो और काम करो। यही चीज है। प्रदीप जी के लिए भी मेरी राय है कि जब तक आप शक्ति अर्जित ना कर ले, तब तक सिर झुका के जब मैडम कुछ बोले तो सीधे से सॉरी बोल दें। वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो आज शाम को जब मैडम के साथ जाएंगे तो चुपचाप जो मैडम बोले हैं वो सुनते रहें। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कोई भी मैडम को नाराजगी ना दे। ऐसा ना हो कि शादी होते होते और 6-8 महीने शादी टल जाए। तो मतलब मैडम है ये, तो आपने मतलब पब्लिकली मतलब आपने घोषणा कर दी, ये तो इस बात से टिप्पणी करने से बचते रहते हैं। जो जिस हिसाब से खूबसूरती और चेहरे की चमक है, तो बिना मैडम के तो ये ऐसे नहीं सर,
किया है तो फिर पूरे मतलब सीना ठोक के बोलिए हाँ है, कोई बात नहीं। तो हाँ फिर हाँ है तो हाँ तभी बस तो बस खूबसूरत लग रहा है और मुस्कुरा रहे हैं। बस बस। हाँ प्रदीप सर जी, लास्ट कमेंट आपका, फिर सेगमेंट शुरू करते हैं सर जी। सर लास्ट कमेंट अभी करने के लिए बचा ही क्या है। देखिए कोई मैडम मैडम सर कुछ नहीं है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड ये विपुल जी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ जो टॉपिक आपने बताया कि देखिए इंडिया का ना डे वन से स्टैंड है। इंडिया ने कभी भी ट्रम्प के खिलाफ या तो यूएस के खिलाफ कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि ये होना भी नहीं चाहिए। एक जो मैं पर्सनली अभी मेरे टीम से ही कोई मुझे बोल रहा था कि सर आप ना वो ट्रेड ले लीजिए, वो बहुत अच्छा लग रहा है। अब पर्सनली ना मैं बहुत उल्टा पल्टा ट्रेड ले सकता हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, जब मैं एक एज ए फंड मैनेजर एक्ट करूंगा, तब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तब मुझे हजारों लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। सो पर्सनली वही है कि देखिए पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब मैं एक देश का प्रधानमंत्री हूं तब वो कुर्सी में बैठना और वहां पे बैठ के कुछ ना कुछ सामने बोलना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे स्पेशली कुछ भी ट्रम्प जी ने बोला कि इंडिया पाकिस्तान वॉर उन्होंने जो है रुकवाया सब कुछ हाँ। प्रॉब्लम है रुकाया। उसके बाद उन्होंने बोला इंडियन डेड इकोनॉमी है, जो भी है। तो एक भी अगेंस्ट पे यूएस के अगेंस्ट पे कुछ भी स्टेटमेंट नहीं गया इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडिया को पता है कि उनको साथ लेके ही चलना है। क्योंकि एक क्या होता है ना, धंधा करने के लिए आपको धंधा समझ में भी आना चाहिए। सो कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा बहुत अगर नेगोशिएशन करना भी पड़े इतना टाइम के बाद, मुझे लगता है कि सक्सेसफुली डील हुआ है। और कहीं ना कहीं यही समझदारी है कि ना लफड़ा करके झगड़ा करके एटलीस्ट चलो आप डील हो गया है। और इसका इफेक्ट भी आया है मार्केट पे। ये लास्ट एक साल में कभी नहीं हुआ है, 5 दिन तक नॉन स्टॉप एफआईआई बाइंग, ये लास्ट एक साल में हो रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मूड माहौल जो है टुडे और टुमारो इट विल चेंज। चलिए अम्बाला मैम को बात थोड़ा सा मतलब उनका मन है कुछ कहने का, लेकिन चलिए आगे बढ़ते ममता हैं। मशीनरी, चलिए अपने काम पर वापस आ जाते हैं। बस वी कैन लुक बस फॉर ममता मशीनरी। हाँ। ममता मशीनरी आज के रेट में इट इज लाइक तो मैम 423। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, ताकि हम अपनी टीम को बता दें। इसी की सवाल के इसी कॉल के साथ इस सेगमेंट का हम आगाज करते हैं। इसमें हम तमाम जो गूगल में ट्रेंड कर रही हैं चीज़ें, जो आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उस पर बातचीत करेंगे। बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे भी बातचीत होगी और बाकी हमारे चैट बॉक्स में जो शेयर चल रहे हैं उस पर भी बातचीत होगी। तो आज का पहला स्टॉक वो अम्बाला मैम लेकर के आएंगे। जी मैम। जी ममता मशीनरी जो कि अभी 429 के पास में है। ओवर एक्सपोज मत होइएगा, बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर के साथ हम इसमें यहाँ पर 445, 435 और 460 रुपए के स्विंग ट्रेड के टारगेट्स को देख सकते हैं। इसके लिए जो स्टॉप लॉस हमको मेंटेन करना है, करंट प्राइस पर बाय लेना विच इज 425 के आसपास की रेंज में, और स्टॉप लॉस सिर्फ 400 रुपए का 402 का मेंटेन करना है। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर एक मूवमेंट बन सकता है। तो ममता मशीनरी को एक स्विंग ट्रेड के तौर पर हम आज देख सकते हैं। हालांकि मार्केट के थोड़ा से वीकनेस कंटिन्यू रहेगी, तो इसलिए एक्सपोजर ज्यादा मत करना। चलिए ममता मशीनरी पे टारगेट एक बार मैम फिर से बता दीजिए जरा। 445 एंड 460 ओनली, सिर्फ दो टारगेट्स। 445 460। चलिए इस गिरते बाजार में आइए बाय कॉल खरीदने की सलाह ममता मशीनरी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए प्लीज। ममता मशीनरी पे खरीदारी करने की सलाह है। ये देखिए इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 15 रुपए ऊपर का पहला टारगेट यहाँ पर दिया गया है और 30 रुपए ऊपर का दूसरा टारगेट। 445 460 दो टारगेट्स यहाँ पर निकल करके आए हैं 1% ऊपर। इस गिरते बाजार में ममता मशीनरी जो है वो ट्रेड करता हुआ यहाँ पर 402 का 402 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और चलिए 430 का भाव है, 445 पहला, 460 दूसरा, दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ही यहाँ पर और कोई गतिविधि तेजी की तरफ या फिर मंदी की तरफ होगी, इसको दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अब 433 होता हुआ 0.25% ऊपर। और या फिर अगर स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई रिवीजन करना चाहें अंबाला जी, तो भी हम इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। तो नजर रखिए ममता मशीनरी को लेकर के 0.2% ऊपर फिलहाल 433 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चुनिंदा शेयरों पे जरा एक एक करके बातचीत करते हैं। और सबसे पहले तो आईटी ही आज का ट्रेंड है, सबसे ज़्यादा जो है गूगल पे ट्रेंड करता हुआ। टीसीएस नंबर 1 पे है, इन्फोसिस दूसरे नंबर पे। पहले टीसीएस अंशुल जी आप बताइए और प्रदीप जी आप इन्फोसिस के चार्ट्स खोल के रखिएगा। टीसीएस पे सर क्या करें अब? कल भी हम लोगों ने बातचीत की थी, आज भी 4.5% नीचे। कल 3000 पे लोग कह रहे थे क्या करें, अब 2600 आ गया। आपका व्यू क्या होगा? सर यहाँ से बाउंस बैक का व्यू रहेगा। ओपन लो के साथ शुरुआत हुई है और जो फील्ड ब्रेकआउट था 3334.90 का, 3335 का,
और 8 दिन में 22.84% करेक्ट हुआ है, ओपन लो के साथ खुला है, तो एक बार बाउंस बैक करेगा। 2682 पहला लेवल नोट कर लीजिए, 2682 टूटता है तो 2747 तक बाउंस बैक कर सकता है। अब मिड कैप स्मॉल कैप में 50-50 60% गिरने के बाद भी आप लोग अगर एवरेजिंग और बाइंग की कोशिश करते हैं तो लार्ज कैप 25% गिरने के बाद तो करना ही चाहिए। इंस्टीट्यूशन अपना पैसा बचाने तो आएगी। अब होल्डिंग में जाके देखिए 9 लाख करोड़ 9.5 लाख करोड़ की कंपनी है, उसमें से 30-40% तो इंस्टीट्यूशन का पैसा लगा है, तो वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने तो आएगी। तो यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, बट लेवल वही दो रहेंगे बाउंस बैक के लिए 2682, और वो खिंचा तो 2740 2747 के आसपास बाउंस बैक प्ले करना है। तो इन स्टॉक्स में 25% 8% 8 दिन में गिरने के बाद अब एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तो रिस्क लेनी है तो यहाँ लीजिए बाउंस बैक की, ना कि मिड कैप स्मॉल कैप में। ये बात चलिए ठीक है। टीसीएस को लेकर के बात हो गई। इन्फोसिस 6.25% नीचे, अब 1300 के नीचे इन्फोसिस। उफ, हाँ मैम विप्रो भी आप देख लीजिएगा जरा। इन्फोसिस पे सर क्या व्यू रहेगा? अंबाला मैम कुछ कह रही हैं आप? हाँ जी, एक HAL में कॉल ऑप्शन ट्रेड बन सकता है। तो चलिए पहले बता दीजिए, फिर हम आगे इन्फोसिस पे बात कर लेते हैं जी। तो HAL फरवरी यानी करंट मंथ सीरीज में कैश में नहीं ले सकते इसको, मतलब ऑप्शन भी बता दीजिए। चलिए ठीक है। अच्छा क्या करना है फरवरी में? कैश में लेना है तो सिर्फ स्विंग ट्रेड करना है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेड है। फिर हाँ, पहले मैं ऑप्शंस में मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है आज के लिए। कैश का दो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस बाद में भी एंट्री ले सकते हैं। तो HAL अभी बातें करते करते 4 पॉइंट और ऊपर है। वेल HAL 4200 का कॉल ऑप्शन फरवरी सीरीज, हम 120-25 के भाव 129 हो गया, 125-30 के पास में इसको ले सकते हैं, जिसमें कि टारगेट यहाँ पर 150 रुपए से लेकर के 200 का है। 2 से 3 दिन का ही व्यू है। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर मेंटेन करेंगे सिर्फ 70 रुपए का मेंटेन करना है, और ये मोमेंटम में मोस्ट लाइकली है कि आपको आपका टारगेट आज भी मिल जाए या फिर मैक्सिमम 2 दिन। और रही बात जो आपने कैश में HAL के लिए पूछा है कि कैश में ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, लेकिन ट्रेड का ही नजरिया रखिएगा। HAL अभी 4250 पर है। यहाँ पर अगर आप फ्रेश लॉन्ग कर रहे हैं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक बाउंस बैक ट्रेड है ये। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिएगा अपना 4050 का। पॉसिबल टारगेट जो यहाँ पर है कंपैरेटिवली उतना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बन रहा है, इसीलिए मैं उसको अवॉइड करी थी। बट यहाँ पर कैश मार्केट में आपका जो पहला टारगेट है 4320, ऐसा की टारगेट एक्सटेंडेड है 4470 तक। तो ये 2 टारगेट है जो HAL में हमको कैश में दिख सकते हैं। ऑप्शंस तो ऑलरेडी दिया ही है। चलिए इस बीच जो है यहाँ पर अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। HAL को लेकर के चला। HAL को देखिए दोनों पहले तो एक बार रिपीट कर दे। HAL पे 4200 का कॉल ऑप्शन आपको लेना है 129 के आसपास। टारगेट यहाँ पर 150 से 200। स्टॉप लॉस रखिए 70 रुपये का। स्क्रीन पर है 24 फरवरी का ये 2 दिन का व्यू है। 24 फरवरी का जो है ये कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 24 फरवरी 2026 4200 का कॉल ऑप्शन जो है आपको लेना है। 125 के आसपास एंट्री, 129 के आसपास एंट्री भी कर सकते हैं। 125 से 30 के बीच कहीं भी कर लें। 150 से 200 का टारगेट, 70 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने की सलाह है। कैश में ले रहे हैं 4250 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 4050, टारगेट 4320 का यहाँ पर रख सकते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। चलिए IT पे वापस लौटते हैं और चलते हैं प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी बताइए जरा इन्फोसिस को लेकर के आपका व्यू। जी विपुल जी, देखिए अभी ऊपर से हम देखेंगे ना ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा नीचे आ चुका है। सो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे लास्ट 2 से 3 क्वार्टर से नहीं चल रहा है, और जिस तरीके का जो AI टूल को लेकर न्यूज आया था उसके बाद और ज्यादा सेलिंग प्रेशर। सो मुझे लगता है कि अच्छा खासा सेलिंग हो चुका है। कहीं ना कहीं स्टैगर मैनर पे बाय करने का एक व्यू आप बनाइए। यहाँ पे मैं शॉर्ट कॉल नहीं दूंगा, और कहीं ना कहीं इतना नीचे आ चुका है तो यहाँ से एक वैल्यू इन्वेस्टिंग भी बनता है। तो व्यू थोड़ा आप लंबा रखिए, एटलीस्ट 8 to 10 मंथ्स 12 मंथ का व्यू लेके चलिए। कहीं ना कहीं अगर 1420-25 ब्रेक होता है उसके बाद फिर से और स्ट्रॉन्ग मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। इतना नीचे आने के बाद शॉर्ट नहीं करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। लगातार एक सेलिंग प्रेशर पहले भी था, अभी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी ओवरसोल्ड सिचुएशन में आ चुका है। सो व्यू पॉजिटिव रखिए, और अगर किसी को फ्रेश भी बाय करना है तो अच्छा वैल्यूएशन है आपका। अगर व्यू लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली आप इसमें बाय करके जा सकते हैं, लेकिन व्यू अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता का है तो वो थोड़ा मैं अभी भी वेट करना पसंद करूंगा। तो फॉर द लॉन्ग टर्म यू कैन बाई। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और इस बीच चलते हैं जरा अगले ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे जरा बातचीत कर लेते हैं। एक शेयर और था, HCL भी आज ट्रेंड में है। मैम खाली लेवल्स बता दीजिए HCL के, क्या करना चाहिए अभी HCL में? HCL टेक? हाँ मैम जी। या लिमिटेड? नहीं HCL टेक।
ओके, जी, हर लेवल्स को लेकर जी। 1431 पर आया है। तो देखिए, लाइन से एक ही बात बोल सकती हूँ कि मेरा तो व्यू ये है कि आईटी स्टॉक में आज के दिन मत खरीदो, हफ्ता 10 दिन आप वेट भी कर लेंगे तो कुछ जाएगा नहीं कुछ खास, बस आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। और क्या ये डर है कि ये वाले जो भाव अभी है ये मिस हो जाएंगे? मिस नहीं होने वाले हैं, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और वापस इसी भाव पर आपको मिलेंगे, बट विद अ मोर क्लैरिटी। तो रही इस चीज को लेकर के एचसीएल टेक, मैं एक रेंज आपको बता सकती हूँ कि हम इसमें खरीदारी कहां पर कर सकते हैं। अभी 1431 पर है। टू मी इट्स अ गुड बाय एज क्लोज टू 1350। तो थोड़ा बहुत डिक्लाइन और बाकी है, लगभग 50 से 70 पॉइंट ही। आप उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, मुश्किल से 3 या 4 दिन एट मैक्स। और उस बीच में आपको लगेगा कि ये पुल बैक करके ऊपर जा रहा है, हमसे मिस हो गया, वो फोमो लाने की जरूरत नहीं है, ये भाव आना चाहिए, मोस्ट लाइकली आ जाएगा, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। एंड वंस दिस रेंज गेट्स ट्रिगर्ड 1250 शुड बी योर स्टॉप लॉस विद द एक्सपेक्टेशन कि आपको यहाँ पर कम से कम 1500 से लेकर के 1600 के टारगेट मिल जाएंगे। और ये सब चीजें होने के लिए जो टाइम लगने वाला है, आपकी एंट्री फिर टारगेट एंड ऑल, आपको कम से कम मोमेंटम प्ले कर रहे हो, आप एक बॉटम बाइंग स्टॉक को आप बाय करने की कोशिश करके एक टर्न अराउंड स्टोरी को आप प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस केस में आपका टारगेट थोड़े जल्दी आ जाते हैं। तो 3 महीने का भी नजरिया आप लेकर चलो, हो जाएगा। ठीक, इस बीच 25,500 बच गया लग रहा है। 25,513 का लो लगाने के बाद अब 25,575 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो चलिए, थोड़ा बहुत ही सही पर इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेकंड हाफ ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, वहाँ पे हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन चलिए आप जरा अगले कुछ एक और शेयर जो कि आज अच्छा मोमेंटम जहाँ पर भी देखने को मिल रहा है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और उसमें एक तो इंजीनियर्स इंडिया देखिए सर, जरा अंशुल सर आप क्या ये जो आज की जो तेज़ी है इसमें क्या ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी है अगर किसी के पास है तो, या फिर नई बाइंग की भी कोई संभावनाएं तलाशनी चाहिए यहाँ पर? तो देखिए, बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट 164 रुपए था, वहीं से बाउंस बैक आ रहा है और बाइंग क्लाइमेक्स 211 पे हुआ था, तो 211 तक तो पुल बैक कर सकता है। 48 मिलियन का वॉल्यूम है, 2441% वॉल्यूम राइज है, तो बहुत जल्दी सेलिंग की या एग्जिट की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। 211 मेजर रेजिस्टेंस है, एटलीस्ट वहां तक का तो वेट करना चाहिए। 211 आता है, अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर एक्सटेंड करेगा, नहीं करता है तो फिर साइडवेज या पुल बैक आएगा। तो 211 पे एक बार रिव्यू कर लेंगे, बट फिलहाल 211 रुपए आते हुए दिख रहा है। फिलहाल 211 रुपये आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सबके बीच में एक किर्लोस्कर ऑयल कल से चल रहा है। प्रदीप सर देखिए जरा, इसमें क्या कोई संभावनाएं हैं इस गिरते बाजार में भी ये अपनी रैली को कंटिन्यू करता हुआ 1380, 1381? क्या अभी किर्लोस्कर पे व्यू लेना चाहिए सर? बिल्कुल जी, देखिए व्यू तो पॉजिटिव ही रखना चाहिए, लेकिन एक रेसिस्टेंस है। लास्ट टाइम जो स्टॉक गिरा था ऑलमोस्ट 1430 1440 के आसपास से लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सो कहीं ना कहीं रिसेंटली एक बार ट्राई किया था, फेल हो गया, फिर से पुल बैक आया है। मुझे लगता है कि एक बार अगर 1430 1435 इसके ऊपर एक हफ्ता भी क्लोजिंग हो जाता है ना, तब जाके यहाँ पे न्यू तेजी, न्यू बायर्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी तो बने रहिए, अगर किसी के पास न्यू बाइंग है आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1325 के आसपास और होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन फ्रेश बाई यहाँ पे करना, लिमिटेड अपसाइड में देखता हूँ। एक बार वो जो रेसिस्टेंस है अगर 1435 1440 वाला वो अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर से यहाँ पे न्यू हाइज, ऑल टाइम हाइज बनते हुए दिखाई देंगे। अच्छा माला मैम, आपने कॉल दी थी ग्रो को लेकर के, आज 3% नीचे है, क्या वो अभी भी कायम है? और क्या 173 पर भी आपकी यहाँ पर नई खरीदारी की सलाह रहेगी? क्योंकि काफ़ी क्वेरीज भी हैं मैम इसको लेकर के, तो अभी क्या करना चाहिए ग्रो को लेकर के? काफ़ी वॉल्यूम वाला शेयर है। 160 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के अगर आपको 170-75 की रेंज, विच इज करंट रेंज ओनली, आपको बाइंग लेकर के चलना है, चल सकते हैं। 190 190 210 रुपए के ये दो टारगेट है जो स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखती हूँ। तो अगर आप इसको कंसीडरेशन में लाना चाहते हैं ले सकते हैं। तो अभी भी करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं ना? हाँ जी, अभी भी करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। एक शेयर जो कि कल भी तेज था, कल इस पर शायद बातचीत भी हुई थी, गोदरेज एग्रोवेट। अंशुल सर देखिए सर, ये यूएस डील के बाद इस जितने भी एक्सपोर्ट से जुड़ी इस तरह की कंपनियां हैं उसमें एक अच्छा मोमेंटम रहा है, गोदरेज एग्रोवेट उसमें शामिल। अभी के लिहाज से कैसे देख रहे हैं आप इसको? 643 644 के आसपास आपका व्यू क्या होगा करंट लेवल पे?
तो कल इस स्टॉक में बात हुई थी 629 रुपए के आसपास, और अपना डिस्कशन हुआ भी था कि 128 दिन में 41.48% गिरा है, 50% रिट्रेसमेंट 661 पे है, वहां तक आ सकता है, और 661 के आसपास 50 वीक मूविंग एवरेज और 50% रिट्रेसमेंट दोनों है, तो कंफर्टेबली 661 की तरफ चल रहा है। कल 7.5 मिलियन का वॉल्यूम था, 4556% वॉल्यूम राइज, तो उसी को फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। 629 से 644 आ गया है, आधी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, आधी 660 के आसपास कर लीजिएगा जब 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो, बट वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। ठीक है सर। इस बीच जो है कल एक इसी तरह का शेयर जिसपे कि कल भी बात हुई थी, हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट है, वो है एलटी फूड्स। कल भी बात हुई थी और आज भी मैं चाहूँगा इस पर प्रदीप सर आप अपनी राय दें जरा। एलटी फूड्स को लेकर के 430 के आसपास चल रहा है और 432 का हाई लगाया है। क्या ये इसमें संभावनाएं हैं कि ये अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ सकता है? एक महीने में 14-15% चला है सर ये। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर किसी के पास भी पोजीशन है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। जिस तरीके का चार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 429 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो बेसिकली 478 480 के रेंज पे है, उससे पहले नहीं है, तो सीधा सीधा कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं लग रहा है चार्ट, वीकली चार्ट में। सो 480 के टारगेट के लिए आपको बने रहना चाहिए। नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो बेसिकली 520 के आसपास होना चाहिए। सो अगर किसी के पास पोजीशन है, डेफिनेटली आप बने रहिए। करेंट जोन से हम बाई भी करके जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी बहुत ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, लास्ट पास्ट में भी हमने देखा है कुछ क्वार्टर का रिजल्ट, वो भी बहुत बढ़िया है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है यहाँ पे 380 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 460 और उसके बाद 520 एंड अबव आपको ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक्स में आते हुए दिखाई देंगे। अगली कंपनी है मुथूट फाइनेंस, 11% नीचे रिजल्ट आए हैं यहाँ पर। हालांकि रिजल्ट ठीक थे, इतने ख़राब नहीं थे, इतना बुरी तरह टूटा है ये। 95% कब डबल हो गया मुनाफा, अब क्या चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट एनआईआई में भी 64% की ग्रोथ रही है, लेकिन बाज़ार की एक्सपेक्टेशन पे शायद खरा नहीं उतरा। देखना होगा, इसमें कोई वन टाइम इनकम तो नहीं है। हालांकि रेवेन्यू इस तरीके से बढ़ा है, एवीएम भी अगर हम देखें 48% बढ़ी है। मुथूट फाइनेंस, हालांकि जिस तरीके से मतलब एक्सपेक्टेशन शायद यहाँ पर ज़्यादा हो गई। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या है मुथूट फाइनेंस को लेकर के? आज की ये गिरावट, क्या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या आपको लगता है कि नहीं, अभी तो बस आगाज हुआ है? नहीं, आगाज जैसे सिचुएशन नहीं लगती इसमें। मतलब ये एक स्टेबल कैटेगरी का ही स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रखने लायक है। अगर गिर के थोड़ा बहुत मिले और अच्छे भाव पर, मुझे लगता है कि अभी आपको 3620 पर जो आया है, इन माय ओपिनियन इट इज गोइंग टू टेस्ट 3300 से लेकर के 3200 की रेंज को इसको टेस्ट करना है। एंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जितना हो सके 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के पास बनाएंगे तो आपका रिस्क छोटा हो जाता है और आप उन पोजीशंस को होल्ड भी कर सकते हैं विद अ व्यू कि आपको 1 साल रखना है। तो अभी 3620 पर है, थोड़ा सा रुक जाइए, 3300-200 की रेंज में आएगा, थोड़े दिन रुकेगा भी, वहां पर आप बाइंग ले सकते हैं। और रही बात स्टॉप लॉस, तो 2900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा अपने लॉन्ग टर्म पोजीशंस के लिए भी, जिसमें कि आपको जो टारगेट है, क्योंकि 1 ईयर का व्यू लेकर आप चल रहे हो, तो आप मिनिमम जो टारगेट आप यहाँ पर देखिए 4200 और 4700, ये 2 टारगेट्स हैं 1 ईयर के व्यू से, आप इनको रख सकते हैं, देख सकते हैं। करंट प्राइस पर अग्रेसिव अगर आप हैं और आपको ये लग रहा है कि आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो के हिसाब से है, मतलब ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, आप इसमें ऑलरेडी पोर्टफोलियो के हिसाब से हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप समझे कि इसमें 11% का डिप और है, तो आर यू एबल टू मैनेज इट? क्योंकि वही भाव के आसपास एवरेज करना चाहिए, यहाँ करंट प्राइस पर नहीं। ठीक। अच्छा, ये जो हम लोगों की चर्चाएं हुई हैं, अब उस पर प्रतिक्रियाएं काफ़ी सारी आनी शुरू हो गई है। हाँ, तो श्रुति जी कह रही हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की निंदा करने में आप लोग इतना डरते क्यों हैं। हाँ, और ये अंबाला मैम के समर्थन में आती हुई दिखाई दी हैं। इस बीच उनका जवाब हाँ, क्या कह रही मैम? व्यूअर्स को आप इसको पॉलिटिकल एंगल से मत देखो, आप इसको सिर्फ अपने एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, बस उस नजर से आप इसको देखो कि
अगर ये हो रहा है तो इसका असर कितना कितना कहाँ पर जाएगा, सिर्फ वो एंगल से आप इन चीजों को देखिए, ज्यादा डीप डाउन मत जाइए वरना टिकट लेके आपके घर पे आएंगे इस बीच अनन्या जी कह रही इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। तो मतलब अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए, भावनाएं व्यक्त करते हुए। एक हम भी दे दें अगर आप मौका दें। अरे सर बिल्कुल सर, पूरा मुझे जी सर। ये प्यारे भाई हालदार के लिए रहेगा। फितूर होता है हर उम्र का जुदा, खिलौना माशूक रुतबा और खुदा। वाह। तो हम खिलौने के दौर में आए हैं, दो बच्चे लेके। अब हम बना तो कर ही रहे हैं ऑन स्क्रीन की कोई मैडम नहीं है, लेकिन ऑफ स्क्रीन तो सब अब पता ही है क्या राज यहाँ खोलना। तो वाह अभी वाह, आज मतलब पूरी तरह एक्सपोज करके ही मानेंगे आप प्रदीप जी को। नहीं, हम तो देखिए वकील हैं सर, हम पूरा मुजरिम को ना इतना प्रेरित कर देते हैं कि वो एक वाले जुर्म खुद जो है वो खुद ही कर ले। नहीं सर, ये तो मतलब वैसे मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मतलब ऐसे मौके पर तो बिल्कुल ही मतलब जो है प्रदीप जी को कबूलनामा करना चाहिए। वैसे भी कहते हैं ना वो इश्क और मुश्क बहुत लंबे समय तक छुपाए नहीं सकता। शायरी याद आई, आपको देख के एक शायरी और याद आई। इरशाद। उम्र हार जाती है जनाब जहां शौक जिंदा होते हैं। वाह 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 वाह। अब ये मतलब किस तरीके से सराहना के रूप में लूं या टिप्पणी के रूप में, या तो उम्र पे टिप्पणी कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि साधु की शरण में है तो जवानी बनी रहेगी। बहुत शानदार सर, वाह वाह, बहुत शानदार। हाँ, अनन्या जी कह रही हैं विपुल सर आप क्रांतिकारी हो, बहुत शानदार। ये मतलब जो है ये चर्चाएं जो है कहीं की कहीं जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ एक छोटे शहरों पे बातचीत कर लेते हैं, ये अपने चैट बॉक्स से उठा करके, क्योंकि इनके जो है अच्छे शेयर जो हैं उसमें अब क्या करना चाहिए इस गिरावट में। जैसे टाटा स्टील पे हम लोग बात कर रहे थे काफ़ी दिनों से। टाटा स्टील हालांकि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल नहीं है, पर ये हमारे व्यूअर्स के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है। अंशुल सर का ही नंबर है ना, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया बातचीत में। चलिए अंशुल सर से ही शुरू कर देते हैं फिर से। टाटा स्टील सर 205 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? सर मिडिल इंडेक्स में देखिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, इंडेक्स 500 से 700 पॉइंट नीचे लग रहा है, तो टाटा स्टील भी थोड़ा सा पुल बैक ले लेगा। 10 डे मूविंग एवरेज 201.50 पे, 20 डे मूविंग एवरेज 197 पे। अगर पुल बैक आता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो 128 से सफर चालू हुआ है 224 240 का एज इट इज इंटैक्ट है। डिप में अगर मौका मिलता है तो बाई करना चाहिए। मेटल की जो अगली रैली है करेक्शन के बाद 17,000 तक की, उसमें टाटा स्टील विल बी अ बिग विनर। तो इधर उधर के छोटे ट्रेड लेने की जगह थोड़ा सा एक्यूमुलेशन टाइप ऑफ काम करेंगे तो बढ़िया 224 240 और फिर उसके ऊपर के भी टारगेट मिलेंगे। तो हल्की पुल बैक आ सकती है, उसमें घबराने की कोई खास जरूरत होनी नहीं चाहिए। ठीक। विपिन गोला जी कह रहे हैं अंबाला मैम एंड विपुल सर ये एक हेल्दी डिस्कशन है, इससे पता चलता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं व्यूअर्स के लिए। तो अलग अलग तरह की टिप्पणियों पे जो है लगातार हमारे दर्शकों की आ रही हैं। विपुल सर फैन के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। एक दर्शक हमारे कह रहे हैं प्यारे गुरुदेव विपुल सर त्राहिमाम मार्केट को बचाने के लिए संकट मोचन कौन बनेगा। और मिधानी का रिजल्ट आ गया, उस पर भी कुछ बता दो। मिधानी पे अभी बात कर लेते हैं, जब पीएसयू स्टॉक डिस्कस करेंगे सर तो उस पर भी बातचीत कर लेंगे। लेकिन संकट मोचक के रूप में आईटी ने तबाही मचाई है। आईटी को लेकर के कुछ पॉजिटिव खबरें आएंगी तो मुझे लगता है कि वहीं से रिकवरी आएगी। बाकी तो बैंक तो चल ही रहे थे, लेकिन अभी की पिटाई में तो सभी नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए रिशु जी कह रही हैं कि प्रदीप जी की स्माइल बहुत क्यूट है। डिमांड में है आज प्रदीप जी, 23 तारीख है भी, 13 तारीख। बाजार के लिए त्राहिमाम है और प्रदीप जी के लिए पूरा एकदम बढ़िया समय चल रहा है। चलिए ठीक है सर, ज़रा बताइए मदरसन पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। ये वो शेयर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे उसके ट्रेंड में रहते हैं और ये हाल फिलहाल में काफ़ी लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन में भी रहे, अच्छी रैली भी रही है। क्या ये गिरावट आज की जो है इसमें अभी भी एंट्री ली जा सकती है क्या? 100 अच्छा हरी निशान में आ गया दोबारा। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी?
देखिए बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा चला हुआ है। हमने देखा कि 85 90 से एक तरफा रैली, और इससे पहले भी 145 146 का जो रेंज है, ये रेंज ब्रेक नहीं हो पा रहा था और एक सेलिंग प्रेशर आ गया था। तो अगर किसी ने भी बाय किया है तो मुझे लगता है कि एक बार आपको प्रॉफिट बुक, अगर शॉर्ट टर्म भी हुआ तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म भी हुआ तो डेफिनेटली बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय करंट जोन से नहीं करना चाहिए। या तो मोमेंटम प्ले करेंगे, नहीं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे। मोमेंटम प्ले करेंगे तो 145 के ऊपर क्लोजिंग के बाद करेंगे, नहीं तो एक बार मुझे 115-18 के आसपास अगर मिलता है तो थोड़ा हम नीचे खरीदेंगे, लेकिन करंट जोन से फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। लेकिन जिनके पास है आप बने रहिए। अम्बाला मैम, ये देखिए जरा, ये एआईडी पैरी, ऐसे आपने एक चीनी का शेयर पकड़ा था, प्राज इंडस्ट्रीज, बड़ा अच्छा रिटर्न वहाँ पे रहा, हालांकि आज तो काफ़ी पिटाई है। उसने अपने टारगेट हिट किए। अभी जरा एआईडी पैरी, एक और चीनी का शेयर देखिए, उसमें कुछ संभावनाएं बन रही हैं क्या? जिस तरीके से रिकवरी आ रही है, 922 के आसपास चल रहा है, 1.5% ऊपर, और जिनके पास है वो कुछ कर सकते हैं क्या? उन्हें क्या करना चाहिए? ओके, इससे पहले एक और स्टॉक है आदित्य बिरला सन, जो एक एएमसी कंपनीज है इंश्योरेंस सेक्टर में। इसका कोड है ABS हाँ जी, LAMHC। उसमें क्या तो करना है? मतलब नाम बता देती हूँ, आप इसको देख सकते हैं। इसको मतलब खरीदना है मैम? आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, अच्छा, यस। इसमें एक, खरीदने कर रही हैं आदित्य? यस, जी जी, एक ठीक। अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यूएशन के लिए ऑलरेडी ब्रेकआउट है, ऑलरेडी मूवमेंट में है, तो बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ से कंटिन्यूएशन मूव हम लोग देख सकते हैं। तो करंट प्राइस पर हम इसको जब खरीद रहे हैं, विच इज लाइक अभी आ गया है 877 877 पे की चल रहा है प्राइस पर। आदित्य बिरला सन लाइफ हाँ जी, एएमसी लिमिटेड जी। हाँ जी। तो यहाँ से खरीद के 910 का पहला टारगेट और 1000 का दूसरा, तो ये दो टारगेट्स के लिए हम इसको खरीद सकते हैं आदित्य बिरला एएमसी को। इसमें स्टॉप लॉस सिर्फ 830 रुपए का मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक है। तो यहाँ पर 830 रुपए के स्टॉप लॉस पर ये दो टारगेट्स को हम इसको देख सकते हैं। और जो व्यू है, इट इज लाइक आप एक हफ्ता पहला टारगेट मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम एक मंथ का ही व्यू है। तो एक महीने में आपको जो मिले लेकर के निकल जाइएगा। एक महीने का व्यू है आदित्य बिरला सन लाइफ। जरा एक बार हम अगर स्क्रीन पर दिखा सकें, अगर संभव हो तो 877 आदित्य बिरला सन लाइफ के नाम से जरा इसको गूगल पे डालिए, आपको मिल जाएगा आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के नाम से। इसका अगर कोड चाहिए तो ABSL AMC के नाम से आपको मिल जाएगा। 877 पे फिलहाल ट्रेड करता हुआ, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस और टारगेट दिए गए उसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। स्टॉप लॉस 830 का है, 830, 910 और 1000, ये दो टारगेट यहाँ पर 910 और 1000 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। तो मैम, मेरा सवाल एआईडी पैरी को लेकर के था, वो शायद शेयर मिल नहीं रहा लोगों को, तो जैसे मिल गया जाएगा। है, इट इज लाइक 923 पर है ये अभी। तो ईद पैरी, मतलब हम तो इसको ईद पैरी के नाम से बोलते हैं, EID पैरी, जो कि अगेन एक शुगर कन्फेक्शनरी आइटम्स को बनाने वाली कंपनी है। 922 पर अभी है। अगर लेने का प्लान कर रहे हो तो ये थोड़ा सा उतना हाईली कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है जैसे कि जनरली रहते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेड को आप प्लान कर सकते हो, मोमेंटम में है, सपोर्ट पर है, प्लान कर लो, लेकिन स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर रखना कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप निकल जाएंगे। हालांकि मोमेंटम एक्सटेंशन हो सकता है, दैट इज द आइडिया। अब 922 पर खरीद रहे हैं तो आप यहाँ पर 960 रुपए का फर्स्ट टारगेट और दूसरा टारगेट लगभग आप इसमें 995 रुपए का देख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ हमको 875 रुपए का क्लोजिंग बेस पर मेंटेन करना है। एंड स्टॉप लॉस को रखिएगा इसके साथ, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस टूट रहा है, इसका मतलब है कि इसको और थोड़ी डाउनसाइड की कंटिन्यूएशन करनी है, विच लीड टू लाइक 750 720 लाइक। तो स्टॉप लॉस को इसलिए प्रायोरिटी रखिए। 922 के पास पर खरीद सकते हैं, दो टारगेट है 960 995। चलिए, इस बीच ऋषु जी कह रहे हैं सब इंटेलिजेंट माय फेवरेट एडवाइजर को गुड मॉर्निंग। TCS को किस लेवल पे? ये पहला सवाल है, अभी 11:30 बजे आपको ये पूरा सेगमेंट मिल जाएगा ना। ये मुझे लगता है दूसरा सवाल जो है TCS और इन्फोसिस को लेकर के है, आप आराम से जा कर के देखिएगा, कोई समस्या की बात नहीं है, सबको उत्तर मिल जाएगा। जो लोग भी IT को लेकर के सवाल कर रहे हैं उसको लेकर के आपको व्यू वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच जो है सर, आपका एक जो एग्जाम्पल वाला शेयर रहता है ना, वो HEG को बताइए। इस गिरते बाजार में भी जो है आधा पौना % ऊपर है, अभी अवॉइड की लिस्ट में ही है, क्या व्यू है आपका अभी? सर परसों के सेशन में 5% गिरा था और हाई से लो 12.83% गिरा था। कल छोटी सी बार थी, आज बेरिश एफवीजी के अंदर आ रहा है, सर पे 10 20 50 खड़ा है फॉलिंग डेली चार्ट पे।
तो वही सिल्वर वाला स्ट्रक्चर है, बाइंग की कोई सलाह नहीं है। यहां से रिवर्सल बने और 528 तोड़े तो सीधा सीधा 473 और 454 के टारगेट खुल जाएंगे। तो सेम एज सिल्वर पैटर्न है, बेच के ही चलना चाहिए। बेच के ही चलना चाहिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। और बीच इस बीच कुछ एक काउंटर्स जो कि मैं कुछ जैसे बलरामपुर चीनी हालांकि अब तो ऑलमोस्ट जो है लाल निशान में ही ट्रेड करता हुआ, लेकिन प्रदीप सर देखिए जरा, ये आईडी पैरी में है मोमेंटम, मुझे लग रहा है कोई खबर या तो आ गई है या आने वाली है शुगर को ले करके, इसीलिए एकदम से थोड़ा सा मोमेंटम ये आईडी पैरी में है। और अब बलरामपुर चीनी भी इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ 462 के आसपास। एक बार देखिए सर जरा, क्या लग रहा है आपको? एक महीने में थोड़ा चला भी है 8-9%। बिल्कुल जी, एक पोजीशन हम करेंट जोन से भी बना के जा सकते हैं विद स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 425 के रेंज पे। एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके जा सकते हैं विद टारगेट ऑफ 485 रहेगा पहला टारगेट। उसके बाद 485 के ऊपर क्रॉस होता है तो 524 530 तक ये रैली कंटिन्यू हो सकता है। इससे पहले भी हमने देखा ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, उसके बाद एक पुल बैक भी यहाँ पे आया है और सस्टेनेबल यहाँ पे मूव अभी आ रहा है। सो अभी उतना वैल्यूएशन भी कंफर्ट है क्योंकि ऑल टाइम हाई था, आप देखेंगे 626, रिसेंटली उससे पहले भी था ऑलमोस्ट 693 के रेंज के आसपास। तो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आने के बाद जब पुल बैक हो रहा है सो कहीं ना कहीं सपोर्ट, प्रीवियस 2 बार सपोर्ट भी लिया है। सो मुझे लगता है कि आपको बाय कर लेना चाहिए और अगर किसी के पास है तो डेफिनेटली आपको बने भी रहना चाहिए। यहाँ पे व्यू 3 से 4 महीने का लेके चलिए। ठीक, अच्छा कुछ आपके पास तो काफ़ी लोगों ने जो है धनराशि भेज दी है, अभी अभी ध्यान गया। और कोशिश करते हैं कुछ एक सवालों को लेने की, बाकी कोशिश करेंगे शाम को लेने की, मतलब 1 बजे दोपहर में लेने की। लेकिन अंबाला मैम, आप ज़रा एक बार के लिए देख लीजिए इंडस टावर को लेकर के क्या व्यू है आपका, क्या? हालांकि बल्कि मैं थोड़ा संक्षिप्त टिप्पणी रखेंगी तो इनका जो सवाल है बेसिकली अंशुल सर के लिए था, तो मैं अंशुल सर से इसको वो कर रहा हूँ और आप जोड़िए एनर्जी देख लीजिएगा। उसके लिए अंशुल सर आपके लिए सवाल ये है, आईडीबीआई बैंक, इंडस टावर, आदित्य बिरला फैशन और नाटको फार्मा, इनमें से इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा सही शेयर है, ये जानना चाह रहे हैं लोचित चोपड़ा जी। तो आईडीबीआई बैंक, इंडस टावर, एबीएफआरएल, आदित्य बिरला फैशन, नाटको फार्मा में से चुनना है आपको। तो आपको कोई चुनने लायक है इसमें, क्या टिप्पणी रहेगी? और मैम आप जोड़िए एनर्जी और सर्वोटेक, इस पर देख लीजिए धनराशि भेजी गई है, हमारे हरीश जी ने भेजी है। तो पहले अंशुल जी आप से सवाल है जी। सर नेटको फार्मा में 755 के आसपास थोड़ी बहुत बाइंग करना चाहिए। नेटको फार्मा में अगर 100 रुपए लगाना है तो सपोर्ट्स पे आते आते 5-5 रुपए ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्सल और टर्न अराउंड कैंडिडेट है, धीरे धीरे चलेगा। 1100 1150 1084 प्रिसाइज लेवल है, वहां तक आराम से चल जाएगा। एबीएफआरएल यहां से लेके छोड़ दीजिए। अब फूफा जी की नाराजगी में ऊपर नीचे होता रहेगा, बट इवेंचुअली 95 और ऑल टाइम हाई 2 टारगेट आपको मिल जाएंगे। बस एक ही चीज नहीं होनी चाहिए, 60 रुपए के नीचे क्लोजिंग। तो आपकी रिस्क यहाँ से अगर 66 रुपए के आसपास से बाइंग स्टार्ट करते हैं, 6 रुपए की रिस्क रहेगी और ऑलमोस्ट 100% का अपसाइड का टारगेट रहेगा। तो 10% की रिस्क के सामने 100% का अपसाइड मिल सकता है। फिर वही 2-3 साल का समय है, रोज रोज सवाल पूछेंगे तो कुछ बदलेगा नहीं। आईडीबीआई बैंक में अगेन 722 हफ्ते का बेस पैटर्न है। एल&टी फाइनेंस या एम&एम फाइनेंस की तरह ब्रेकआउट के पास फ्लर्ट कर रहा है। इवेंचुअली जब निकलेगा तो 153.48 का पहला टारगेट मिलेगा, वहां पे आने के बाद रिव्यू करेंगे। पैटर्न बड़ा है तो टारगेट भी बड़े आएंगे। और इंडस टावर में कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था 424 पे, 460 का पहला टारगेट था, उसके ऊपर इंडस टावर टिक रहा है। इवेंचुअली थोड़ा सा मूविंग एवरेज से दूर है तो 4-6 हफ्ते कंसोलिडेट कर सकता है, बट इवेंचुअली ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा और लगभग 540 के आसपास का पहला टारगेट आपको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर इमीडिएट इन्वेस्ट करना है, इंडस टावर और एबीआरएफएल और आईडीबीआई बैंक में देखना चाहिए। और नेटको फार्मा आपको 755 के आसपास एक बार सवाल पूछ लेना चाहिए, उसके बाद लेना चाहिए। चलिए ठीक है मैम, आपके लिए जो मैंने सवाल बताया है, जोडिएक एनर्जी और सर्वोटेक, इस पे जरा फटाफट आप अपना व्यू दे दें। जोडिएक में अगर आप हैं तो होल्ड कर जाइए, यहाँ से रिस्क लिमिटेड है। मैम 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ आपको। सर आप लोगों को अगर लेट हो रहा है तो मैं पहले डिस्क्लोजर ले लेता हूँ, क्योंकि अंशुल जी है सर।
हाँ, डिस्क्लोजर ले लीजिए। हाँ ठीक है, प्रदीप सर और अंशुल सर से। और अगर कोई कॉल जाते जाते अगर कोई होगी तो वो भी बता दीजिएगा, प्रदीप सर और अंशुल सर जी। जी। जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए सर, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही लगभग सभी को मीडिया प्लेटफॉर्म्स और क्लाइंट्स को दी है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, सभी को समान तरह की सलाह दी गई है। ठीक। प्रदीप सर। जी बिल्कुल जी, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने डिस्कशन किया, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा है हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड स्टॉक मार्केट पे कभी भी कुछ गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता है। अब जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। ऐसा ही बहुत सारे कॉल हमारे क्लाइंट भी रहता है, उनके पास भी जाता है, लेकिन हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी एंड सारे पैनलिस्ट को। हैव ए गुड डे। हैव ए गुड डे सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा आज का। इसी तरह की चर्चाएं आगे भी हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंबाला मैम आपके पास आते हैं, और अपने अभी ये सेगमेंट चल रहा है तो संक्षिप्त में टिप्पणी। यस मैम, अंबाला मैम, वो पहले मुझे लगा कि कहीं और उनका अपॉइंटमेंट ना हो जाने के लिए, तो उनको धन्यवाद करना जरूरी था। यस मैम। इट्स फाइन। तो जोडियक अभी देखिए 270-80 की रेंज में है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अभी 278 पर है। रेंज इसलिए दी है कि 2-3 दिन के व्यू के हिसाब से भी एक्यूमुलेशन जोन ही है। यहाँ से स्टॉप लॉस आपका डिफाइंड है 240 रुपए का। अगर आप पहले से पोजीशन है तो 240 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। फ्रेश लॉन्ग भी अगर किसी को करना है तो 278 के आसपास कर सकते हैं। यहाँ से जो अगला टारगेट बनेगा फर्स्ट, वो होगा 320, 370 एंड 410। ये तीन टारगेट्स है, इनके लिए आप चाहें तो पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश लॉन्ग भी बना सकते हैं। नाउ ये जो व्यू है ये मैंने सिर्फ 4 महीने तक का व्यू आपके लिए रखा है। पहला टारगेट इस लाइक कि आपको विद इन अ मंथ होना चाहिए। बाकी के 2 टारगेट्स को लिए आपको अप टू 4 मंथ्स तक अपनी पोजीशंस को रखना पड़ सकता है, तो उसकी तैयारी रखिए। इट्स नॉट अ स्विंग ट्रेड, मतलब 1-2 दिन वाला ट्रेड नहीं है ये। अगर कंफर्टेबल हो तो ही इसमें फिर ये व्यू को लेकर के चले। चलिए ये जी 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 मैम जी। चलिए तो दूसरा आपने सर्वोटेक जी, सर्वोटेक में भी एक अच्छी मूवमेंट एक्सटेंड होने के चांसेस बनते हैं विपुल जी। यहाँ से अगर हम इसमें बाइंग ले रहे हैं, मतलब आई मीन टू से वी कैन इनिशिएट फ्रेश लॉन्ग्स हियर। तो यहाँ पर 88, 85, 87 इस रेंज में बाइंग ले सकते हैं। और करंट रेंज जो है 86.39 पर अभी है। यहाँ से बाय लेके थोड़े से एक्सटेंडेड और थोड़े कंपेरेटिवली बड़े ही टारगेट है, विच इज 100, 110 100, 110 और 125। ये 3 टारगेट्स है जो कि सर्वोटेक में दिखने के चांसेस बनते हैं। बट आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा है, 70 रुपए पर स्टॉप लॉस है आपका। तो स्टॉप लॉस क्योंकि बड़ा है, 2 टारगेट भी, तो अपनी पोजीशन यहाँ पर कम रखिएगा, क्योंकि परसेंटेज वाइज आपको उतना ही मिलना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपोजर कम करके इसको देख सकते हैं। दोनों ही स्टॉक्स में मेरे हिसाब से तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग बनते हैं अभी। तो अभी मैम अगर सर्वोटेक में खरीदारी करें, एक बार जरा फिर से बता दीजिए लेवल्स, स्टॉप लॉस जरा स्क्रीन पर हम दिखा दें। और अरुण सर भी जुड़ चुके हैं। अरुण सर आपको बहुत बहुत स्वागत सर। लेकिन हमारा मैम इसको कवर कर लिए, फिर मैं अरुण सर के पास जाऊँ जी। तो 85 से 87 जो करंट रेंज है उसी के अंदर है, इसमें बाय ले सकते हैं। 100, 110, 100, 125 ये टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस है 70 रुपीज का। स्टॉप लॉस 70 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ 100 रुपए का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, 110 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है 3% ऊपर, लेकिन और ज़्यादा तेज़ी की संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो इसी के साथ इस ये देखिए स्क्रीन पर भी आ गया, तो नोट डाउन कर लीजिए सारे लेवल्स जो है ना, 1, 2, 3, 4, 5 आपको जो है इस गिरते बाजार में भी अच्छी खरीदारी की सलाह यहाँ पर मिल गई है। तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त। कोशिश करेंगे 11:30 बजे इसको अपलोड करने की। तो इस सेगमेंट पे फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अब स्वागत करते हैं हमारे विशेष मेहमान अरुण सर का। अरुण सर, एक छोटी टिप्पणी मार्केट को लेकर के आपसे जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर बाजार को, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? और जो त्राहिमाम वाली स्थिति है, क्या करें इसमें? देखिए विपुल जी, पहले तो गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग अंबाला मैडम को भी। देखिए विपुल जी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रिवर्सल का ट्रेड अब सेक्टोरल में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ से आईटी ज्यादा ना गिरे, पर बैंकिंग स्टॉक्स में वीकनेस मुझे नजर आ रही है। तो बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ से थोड़े मुझे नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में आपको 300 से 500 पॉइंट की गिरावट और शायद आपको देखने को मिले। विपुल जी, आपको याद होगा 25,000, 25,200 से हमने तेजी की बात की थी, उसी के आसपास मुझे लग रहा है एक बार शायद वापस आपको मार्केट जाता हुआ नजर आए। तो 25,200 के लेवल पे विपुल जी मेरी नजर है, उसी के आसपास शायद आपको मार्केट आने वाले 1 या 2 दिन में जाता हुआ नजर आए। उसी के आसपास आपको फ्रेश व्यू लॉन्ग साइड का लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं विपुल जी मुझे लग रहा है वीकनेस है, और निफ्टी आईटी ने काफी कुछ डैमेज किया है, और यहाँ से थोड़ा और डैमेज मुझे लग रहा है हो सकता है बैंक निफ्टी आपको करता हुआ नजर आए।
तो 25,000 25,200 इसी के आसपास मुझे लग रहा है एक बार वापस मार्केट आने की आशंका नजर है। हाँ, यानी और ज़्यादा नीचे की तरफ संभावनाएं यहाँ पर, आशंकाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चलिए ठीक है, 11:06 हो रहे हैं, तो हम अपने अगले सेगमेंट का रुख करेंगे जिसमें कि हम बात करेंगे सर पीएसयू स्टॉक्स को लेकर के आज की इस गिरावट में अब क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल भी हैं पीएसयूज को लेकर के, और एक स्टॉक जिस पे हमारे एक दर्शक बहुत देर से परेशान है, मैं सोच रहा था कि इस सेगमेंट में आना ही आना है, वो है मिधानी। सर आपका और अंबाला मैम आपका दोनों का व्यू जानना चाहेंगे। कह रहे हैं भाई साहब कह रहे थे कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है सर, इसको पहले बात कवर कर लीजिए। तो अरुण सर आपकी राय क्या रहेगी? अच्छा स्टॉक है मिधानी, आज 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, आपका व्यू क्या है मिधानी को लेकर के? अभी करंट लेवल पे कोई पोजीशन बनाने की स्थिति है क्या? विपुल जी बिल्कुल नहीं, अभी तो कोई ट्रेड स्टॉक में बन नहीं रहा है। 300 जो ये ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है 380 के ऊपर ही है, उसके पहले कोई ब्रेकआउट के संकेत फिलहाल नहीं है। 350 का एक सपोर्ट है, तो 350 380 की एक रेंज है। इस रेंज में चूंकि मार्केट अभी नर्वस है, तो रेंज बाउंड स्टॉक को फिलहाल बाय करने की सलाह नहीं रहेगी। 350 का एक स्टॉप लॉस लगाए, अगर इन्होंने शायद ले लिया हो, शायद किसी और या इंट्राडे चार्ट्स पर देख रहे होंगे, वहां पे शायद हो सकता है। कई बार सर दबाव भी बनाने के लिए लोग ऐसा लिखते हैं कि मतलब मेरा सवाल पहले लिया जाए, तो ये भी हो सकता है, पता नहीं मुझे। जी जी अरुण सर। बिल्कुल 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 जी हो सकता है, और चार्ट पे ब्रेकआउट की कोई संकेत नहीं है। 350 380 के बीच में स्टॉक है, तो फिलहाल कोई ट्रेड बनता नहीं है। अगर फिर भी अगर इन्होंने ले रखा है तो 350 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच अंबाला मैम आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले जो दर्शकों की टिप्पणियां हैं उनको शामिल कर रहे हैं, तो MOIL को लेकर के आपका व्यू क्या है? अभी MOIL पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास आई हुई हैं कि अभी क्या करना चाहिए। प्लीज़ इसको PSU सेगमेंट में डिस्कस कर लीजिएगा, ऐसा हमारे दर्शक की तरफ से आदेश आया है, तो हम शामिल कर लेते हैं। बताइए मैम क्या व्यू रहेगा आपका? MOIL अभी बहुत वीक लग रहा है विपुल जी, और इसमें फ्रेश एवरेज भी नहीं करने का व्यू बन रहा है और ना ही फ्रेश लॉन्ग्स। तो आप अगर पुराने स्तरों पर हैं, पुराने प्राइस पर आपकी एंट्री है और आप ये सोच रहे कि क्या हम यहाँ पर एवरेज करें, तो नहीं लग रहा है वैसा। तो फिलहाल के लिए मुझे क्या लग रहा है, ये इसमें डिक्लाइन और पॉसिबल है, और वो डिक्लाइन आपको अभी 307 पर है, कम से कम 280 और 85 के पास जो इसका पुराना रिसेंट सपोर्ट है, यहाँ तक आ जाएगा। तो अगर आप ऑलरेडी हैं तो देखिए कि अगर चलेगा स्टॉक, लेकिन आपके हिसाब से नहीं चलेगा, इसको बहुत टाइम लगने वाला है। जैसे GMDC जैसे कुछ स्टॉक्स हो गए, NMDC जैसे कुछ स्टॉक हो गए, उन्होंने पिकअप ले लिया था। इसको वो मूवमेंट पर आने पर, दो इट्स मिडल एंड माइनिंग, बट इसको मूवमेंट पर आने में समय लगने वाला है अभी, और वो समय ये पूरा प्राइस एक्शन एंड ऑल होते होते भी कम से कम 3 महीने तो आपके हैं। तो फिलहाल के लिए 280 85 90 ये रेंज मैंने 3-4 भाव जो दिए हैं, टू बी स्पेसिफिक 280 90 की रेंज में इसका आना बाकी है। जब आ जाएगा एक बार इसमें वापस से बाइंग का व्यू इनिशिएट कर सकते हैं। आपको ऐड करना है, लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन माइनिंग एंड मिनरल्स, माइनिंग पर, तो आप उन स्टॉक्स पर नजर बना करके रख सकते हैं। तो 280 के आसपास जितना मिले उतना बाय लायक लगता है। अभी थोड़ा डिक्लाइन और पॉसिबल है। ठीक है, अभी थोड़ा डिक्लाइन और पॉसिबल है। MOIL को लेकर के ये व्यू निकल करके आ रहा है। सर एक जो क्योंकि आप फंडामेंटल टेक्निकल हर तरीके से देखते हैं चीज़ों को, पर जो है जो OFS चल रहा है BHEL को लेकर के, उसके बाद अब क्या आप इस समय राय बना रहे हैं? क्या OFS में अप्लाई करना चाहिए, पहला सवाल, और जो गिरावट है उसमें क्या और ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाहिए? जिनके पास पोजीशन है, जिनके पास नहीं है, वो BHEL में अभी क्या करें? क्योंकि उन्हीं लेवल्स पे आ गया सर 156, जहाँ पे जो प्राइस डिस्कवरी का भाव था। आपका नज़रिया क्या है BHEL को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरा व्यू BHEL के लिए पॉजिटिव है, पर OFS में जिन्होंने अप्लाई कर लिया है तो वेल एंड गुड है, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसी प्राइस के आसपास मार्केट में भी चल रहा है, पर कहीं ना कहीं एक डिप शायद आपको आता हुआ नजर आए, 245 250 तक के लेवल शायद विपुल जी आपको देखने को मिले, क्योंकि एक हाई बीटा स्टॉक है। स्टॉक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर मार्केट में चूंकि थोड़ी दिक्कत है, मार्केट के साथ शायद थोड़ा नीचे आ जाए, पर कोई दिक्कत बड़ी कोई नजर नहीं आ रही है। डिप में इसको बाय करके ही चलना चाहिए। विपुल जी 240 का एक लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। जितना आप 250 240 के आसपास खरीदेंगे उतना ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। तो जिन्होंने OFS में अप्लाई किया उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बने रहने की सलाह है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है थोड़ी गिरावट पे बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक, अनिल सप्रा जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल भाई अपनी टीम की वर्किंग सुधारिए,
रेट कुछ चल रहा होता है, ये पता नहीं कब का रेट दिखाते हैं, क्या ये लाइव रेट नहीं दिखा सकते? सर लाइव रेट दिखाने की कोशिश करते हैं गूगल फाइनेंस के माध्यम से, लेकिन टिप्पणी करने से पहले थोड़ा सा कुछ जो टेक्निकल इशू है उसको समझिए। बीएसई की तरफ से जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म हैं उनको लाइव रेट नहीं दिया जा रहा है, तो वो 10 मिनट डिले प्राइस हम आपको दिखा रहे हैं। ये इशू जो है वो हम बीएसई के सामने रख रहे हैं, लेकिन जब तक वो अपनी पॉलिसी को नहीं बदलते हैं वो हम धनराशि देने के बावजूद आपको लाइव प्राइस नहीं दिखा पा रहे हैं, और दिखाते हैं तो गूगल फाइनेंस की मदद से दिखा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एक तकनीकी इशू है, इसके लिए आपको थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हैं, तो वो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। 10 मिनट का अंतर रहता है, नीचे टाइम भी लिखा रहता है। जब भी हम लाइव प्राइस दिखाते हैं ना, तो मतलब उसके नीचे टाइम लिखा रहता है, तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा एक बार लगा सकते हैं, और इसीलिए हम प्राइसेस को बार बार रिपीट करते रहते हैं ताकि सही प्राइस का अंदाज़ा भी आपको मिल सके। अंबाला मैम, ओएनजीसी पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। क्रूड को लेकर के बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही, क्या ये सही समय है क्रूड के ओएनजीसी के अंदर पोजीशन बनाने के लिए? हालांकि आज तो बड़ी पिटाई हो गई है, 2.5-3% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ। प्रॉफिट जो है वो 15% डाउन रहा है, नतीजे आए हैं, नतीजे पसंद नहीं आ रहे बाज़ार को। आपका व्यू क्या रहेगा अभी ओएनजीसी को लेकर के? देखिए, ओएनजीसी को अभी मत खरीदिए, थोड़ा सा और इसमें क्रूड की तो खैर जो आपने बात की कि बहुत फ्लक्चुएशन है, तो वो फ्लक्चुएशन आगे भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी स्टेबल कंडीशंस नहीं बने हैं, स्टेबल सिचुएशन नहीं आई है कहाँ, तो दैट इज देयर, वो रहेगा। बट स्पेसिफिकली एक स्टॉक का नेचर है ओएनजीसी का, अगर आप हर एक स्टॉक का एक नेचर होता है। अगर आप ओएनजीसी जो कि एक मजबूत स्टॉक आगे के लिए तैयार हो रहा है, यानी इसमें एक अपसाइड की रैली आगे कंटिन्यू होगी, तो आपको कोशिश है आपकी सिर्फ इतनी ही रखनी है कि जितना हो सके अच्छे भाव पर एंट्री करने की कोशिश करिए, सो दैट आपका जो रिस्क है कैपिटल पर, जो आपका रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाए। सो अभी 270 पर है, अगर आप थोड़ा रुक जाएंगे तो आपको ये बहुत क्लोज टू 255 पर मिलेगा, और वहां पर आप लॉन्ग बन सकते हैं। स्टॉप लॉस भी बहुत ही डिफाइंड है, 200 दिन का मूविंग एवरेज इसका 240 के पास में आता है, 240 से 45 की रेंज में, वही आपका स्टॉप लॉस रखिए, यानी 242 का स्टॉप लॉस रखिए, 255 के आसपास पर खरीदने का विचार बनाइए, एंड पॉसिबल टारगेट फिर आप 280 नहीं, कम से कम आप पहला टारगेट यहाँ पर 290 एंड दूसरा टारगेट आप लगभग 310 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा स्टॉक है, लेकिन करंट प्राइस से थोड़ा और डिस्काउंट आने दीजिए। करंट लेवल से थोड़ा और डिस्काउंट आने दीजिए। कुछ कह रही मैम आप? जी हाँ जी, एक इट्स लाइक अ मेक और ब्रेक टाइप ऑफ एक स्टॉक है जेंसार टेक। आज की डेट में जेंसार टेक अभी 587 पर है। इफ यू वांट हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैम इतने बस फटाफट लेवल बता दीजिए, और क्या? बिल्कुल जी, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन सिंपल एक रूल है कि इसमें मोमेंटम आज ही आया है, बॉटम बाइंग की कोशिश है, और इंट्रा डे ही इसका स्टॉप लॉस होगा। सो करंट प्राइस जो इसमें चल रहा है अभी, दैट इज 586 के प्राइस पर यह भी है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका सिर्फ मेंटेन करना है, आपको 555 का स्टॉप लॉस मेंटेन करो। यहाँ से जो पॉसिबल टारगेट आपको दिखेंगे, कम से कम 610 का एक टारगेट होना चाहिए, दूसरा टारगेट आपको 650, एंड एक्सटेंडेड गेन आपको लगभग 705 तक भी मिल सकते हैं जेंसार टेक पे। कंडीशन सिर्फ एक है, इंट्राडे बेस पर इसका जो मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं, तो स्टॉप लॉस उसी के जस्ट होना चाहिए, ज्यादा रिस्क मत लेना। तो बाकी ये स्विंग ट्रेड है, जल्दी से मूवमेंट बन के आपको टारगेट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती है। चलिए, तो ये जो है स्टॉप लॉस टारगेट का ध्यान रखें, 610, 650, 610, 650 दिखा दीजिए, मतलब खराब तो नहीं लग रहा था। जेंसार टेक तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 2% के आसपास, 2.25% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। 555 का स्टॉप लॉस लगाएं, 610, 650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 588 पे ट्रेड करता हुआ 2% के आसपास की मजबूती, तो यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस गिरते बाजार में, और मेक और ब्रेक लेवल है, तो स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। और 610, 650 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए, दोनों का ही ध्यान रखें। तो यहाँ पर करीब 22 रुपये ऊपर जो है पहला टारगेट है, अब 2% से ज़्यादा की तेजी 589 के आसपास पहुँचता हुआ, तो इस पर भी हमारी निगाहें हैं। जैसे लेवल्स बदलते हैं तेज़ी के साथ, तो हम स्क्रीन पर इसको दोबारा लेकर के आएंगे। अच्छा, आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस सेगमेंट को समाप्ति पर मैं ज़रूर ये पूछूंगा आप लोगों से कि कोई PSU स्टॉक्स आप लोगों को पसंद आ रहा है क्या? तो क्योंकि ज़्यादा स्टॉक्स आज हम डिस्कस कर नहीं पाएंगे, अगले 5-7 मिनट में जितने भी हम शायद डिस्कस कर पाएँ, तो 2-3 जो भी आपके पसंदीदा हों उस पर मैं आपकी राय जरूर जानूंगा। लेकिन अरुण सर, यहाँ से निकल के सर थोड़ा सा बैंकों पे बात कर लेते हैं। SBI सर जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और मतलब इस गिरते हुए बाजार में भी आप देखिए SBI के अंदर कोई खास
गिरावट नहीं है, 1192 के आसपास होल्ड करता हुआ। आप कैसे देख रहे हैं और कितना अपसाइड है? फ्रेश एंट्री के लिए क्या गुंजाइश खत्म हो गई है? कहाँ पर एग्जिट लेना चाहिए और जो लोग अभी भी लेना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, क्लियरली बाय ऑन डिप्स है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश एंट्री के लिए गुंजाइश इसलिए अभी कम है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 रुपए की मूवमेंट, 220 रुपए की मूवमेंट लगभग 4 दिन में देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अगेन विपुल जी काफी बार आपसे बात होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कैनरा बैंक, ये 3 से 4 स्टॉक्स हमेशा से सजेस्ट करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी 2-3% ऊपर नीचे गिरावट आ सकती है, तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अभी थोड़ा वेट करें, एसबीआई में एक मामूली करेक्शन आता है तो डेफिनेटली लेना चाहिए। और विपुल जी, ऐसे स्टॉक्स पे ही नजर रखें जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए। कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं मैं। आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर आप ले लीजिए, एसबीआई का आप एक स्टॉक लेके चल सकते हैं। इवन इन तीनों के रिजल्ट्स काफी अच्छा है। इवन ट्रेंट एक स्टॉक है जो काफी गिरा हुआ, उसके रिजल्ट्स अच्छा है। तो ऐसे स्टॉक्स पर नजर रखें जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छा है, और जब भी मार्केट सुधरेगा इनमें मोमेंटम पॉजिटिव आएगा। तो मुझे लग रहा है एसबीआई में गिरावट में बाई करें, वो एक ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। अराउंड 1150 के आसपास मिलता है तो और अच्छे लेवल्स इसमें एक्यूमुलेशन के देखने को मिल सकते हैं। ये बात एसबीआई को लेकर के यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम, चूंकि कई सारे नाम सुझाए गए हैं बैंकों में, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा लग रहा है? क्या वहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं? जी, चेक कर लेते हैं। हाँ, देख लीजिए। तब तक सर जरा मेटल को लेकर के थोड़ा सा देख लीजिएगा। हिंदुस्तान कॉपर आप और हिंदुस्तान जिंक पे कभी आपका व्यू क्या रहेगा? आज हिंदुस्तान जिंक काफ़ी टूटा हुआ है। और मैम, बैंकों पे आपकी राय? देखिए, बीओबी अभी सर ने भी बोला था कि जो प्रेशर हम लोग आईटी में देख रहे हैं, तो अभी जो थोड़ा बहुत एडिशनल प्रेशर मार्केट में डाल सकते हैं वो कुछ गिने चुने सेक्टर है। उसमें आप ऑटो को ले लीजिए और ज्यादा फाइनेंशियल सर्विस और बैंकिंग को ले लीजिए। तो बैंकिंग वाले स्टॉक्स अभी थोड़े से आपको वीकनेस कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे और अभी वो गिरे नहीं है, टॉप पर ही है। तो आज की डेट में अगर मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी एक कमेंट मुझे देना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी 1200 के आसपास है, 1190-1200 इस रेंज में है टुडे। चाहे तो प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, बिकॉज यहाँ से पॉसिबल है कि 70 से 150 पॉइंट का एक डिस्काउंट आपको एसबीआई में दोबारा एंट्री के लिए मिल जाएगा। तो दिस इज अ टाइम वेर यू शुड थिंक ऑफ बुकिंग योर प्रॉफिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी आ गया है 285 पर। विपुल जी, थोड़ा सा रुकने की मेरी सलाह होगी। कम से कम आप तुरंत बाय भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप इसको थोड़ा सा समय दे देंगे तो 270 के क्लोज मिलेगा आपको, और अभी 285 पर है। और जितना सस्ता खरीदेंगे उतना ही आपका रिस्क छोटा हो जाएगा, क्योंकि चलेंगे ये स्टॉक लेकिन आपको डिस्काउंट पर एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। सो दैट डिस्काउंटेड प्राइस टू मी इज 270 एज क्लोज। और रही बात टारगेट, तो आपको समय लगेगा, बट आपका जो टारगेट है यहाँ पर 300 रुपए शुड बी द वेरी फर्स्ट टारगेट जो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में देख पाएंगे। और दूसरा टारगेट आप लगभग 320 का। और ये जो नजरिया है, आप ये मान के चले कि प्राइस आना वापस चलना, इस पूरे तामझाम को 6 महीने का समय लग सकता है। तो अपना नजरिया, अपनी कैपिटल उसी हिसाब से पार्क करिएगा कि आपको समय देना पड़ेगा इसको। रही बात स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस यहाँ पर 255 का मेंटेन करना है पोस्ट एंट्री। चलिए ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर। इस बीच करीब 1600 लोग हमारे जो है ना वो वोटिंग कर चुके हैं। और जो सवाल हम लगातार चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि क्या 25,650 के ऊपर दे पाएगा क्लोजिंग, और ये ऐसा बहुत कम होता है कि बिल्कुल मतलब यस और नो कहने वाले बिल्कुल 50-50 हैं। तो 50% लोग कह रहे हैं कि 650 के ऊपर तक आ सकते हैं सेकंड हाफ में, और 50% लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, संभव नहीं है। तो ये अभी चल रहा है वोटिंग, देखते हैं अब 10-12 मिनट में और कितनी वोटिंग होती है। आप लोग भी अपने वोट करते रहिए लगातार। रोजमेरी जी कह रही क्रांतिकारी विपुल सर, इसीलिए मैं आपको पसंद करती हूँ, आप बहुत क्रांतिकारी हैं। अप डाउन तो हर घर में है, पर वो कमी है हमारी ताकत, हम एंशिएंट टाइम से नॉलेज। अच्छा, ये अभी भी वहीं अटके हुए हैं जो चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत में अटकी हुई थी। लेकिन ज़बरदस्त रहा। अरुण सर, बताइए सर, क्या चर्चा क्या आपकी टिप्पणी रहेगी मेटल को लेकर के, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक? अरुण सर लग रहा है कहीं व्यस्त हो गए क्या? रियली सॉरी। कोई नहीं सर। अरुण सर, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक जी। मैम, आप SCI HAL देख लीजिएगा फटाफट। विपुल जी, मुझे लग रहा है दोनों में करेक्शन थोड़ा और हो सकता है। सॉरी, थोड़ा कुछ कॉल की वजह से मैं कहीं कोई बात नहीं और वो चले गया था। पर कॉपर, हिंदुस्तान जिंक दोनों में मुझे लग रहा है नीचे के लेवल्स आएंगे। हिंदुस्तान कॉपर मुझे लग रहा है 550, 560 तक के लेवल्स शायद इसमें वापस आपको आते हुए नजर आए, जो रिसेंट लोस थे। तो फिलहाल वेट करें। आप हिंदुस्तान जिंक की मैं बात कर रहा हूँ, 550 से 560 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं।
साथ ही अगर हिंदुस्तान कॉपर देखें तो वहां पे भी मुझे लग रहा है एक बार के 540 तक के लेवल्स हिंदुस्तान कॉपर में भी आ सकते हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें विपुल जी, दोनों में फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं है। एक अच्छे मूव के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन है और ये कंसोलिडेशन थोड़ा नीचे की तरफ अभी जाता हुआ नजर। ठीक। इनमें से अभी दोनों में कहीं पे कोई खरीदारी की सलाह नहीं है? जो लोग होल्ड, जो उनके पास है वो होल्ड करें या फिर अभी क्या करना है? बिल्कुल जी, ट्रेडिंग पोजीशंस है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया तो एक बार एग्जिट की सलाह रहेगी। तो मुझे लग रहा है मेटल्स में थोड़ा वीकनेस रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वोलेटिलिटी में आपको बने रहना चाहिए। ठीक। माला मैम, बताइए जरा SCI और HL संक्षिप्त टिप्पणी, और 1 मिनट के अंदर मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगा सर कि अपने पसंदीदा शेयर भी बता दें। अगर PSU स्पेस में कहीं पर भी, बैंक हो, मेटल हो, कुछ भी हो, डिफेंस हो, कोई अच्छा शेयर, 2-3 शेयर जो आपको अच्छे लग रहे हैं जहाँ पे खरीदना चाहिए। अंबाला मैम, पहले शुरुआत आपसे करेंगे। SCI देखिए अभी 268 पर है, नो बाय। और अगर पहले से हो बुक प्रॉफिट, बाय कब करना है? लगभग 245 के आसपास और 240 की रेंज में। सो रही बात स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 220 का। टारगेट एक्सपेक्टेशन हमें रखनी है 285 और 315 की। और दूसरा स्टॉक HAL तो ऑलरेडी डिस्कशन में आया है, कॉल भी है इस पर आज की। बट अगर ये स्विंग सेगमेंट ट्रेड अलग से है अपलोड होगा तो इसलिए जरा फिर से लेवल्स बता दीजिए जी। यस, करंट प्राइस पर बाय है स्विंग ट्रेड के हिसाब से। पहला टारगेट यहाँ पर 4350 एंड लगभग 4470 के आसपास का दूसरा टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको जो मेंटेन करना है 4050 शुड बी योर स्टॉप लॉस। और जो लोग अभी सुबह वाले भी होल्ड कर सकते हैं टारगेट की पॉसिबिलिटीज, पहले टारगेट की पॉसिबिलिटीज तो बहुत ज्यादा बन रही है। तो दोनों ही स्टॉक पर रही बात कि हमको HAL को, मैं ये स्विंग ट्रेड का नाम मैंने बार बार क्यों ले रही हूँ, क्योंकि HAL एक बार पुल बैक करके वापस आ जाएगा निचले स्तर पर लगभग 3700 3500, तब हम इसको एक बार और रिव्यू कर लेंगे। स्टॉक बहुत अच्छा है लेकिन सस्ते में खरीदने की इच्छा है इसको, तो थोड़ा सा इसको चलने देंगे, वापस इस पर आते हैं। चलिए ठीक है। सर, आपका व्यू क्या रहेगा, आपका पसंदीदा PSU स्टॉक सर? विपुल जी, मुझे लग रहा है PSU स्टॉक्स में जहां तक बात है, BEL मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, तो BEL पे तो मेरी पॉजिटिव राय है अभी भी। यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम BEL में आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो BEL को आप करंट लेवल पे भी खरीदे, थोड़ा नीचे मिलता है तो और अच्छे लेवल्स हो सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है विपुल जी, थोड़ा डीप लगाए 430 के आसपास, शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, और 461 तक के टारगेट आ सकते हैं। साथ ही NTPC मुझे लग रहा है विपुल जी कैसे कहीं ना कहीं पावर स्टॉक्स में एक मोमेंटम बनेगा जब भी मार्केट आपको एक अच्छा रुझान दिखाता हुआ नजर आएगा। तो 360 के आसपास, 360 या 62 के आसपास अगर NTPC मिलता है तो वहां पे जरूर इसको बाय करना चाहिए 350 का स्टॉप लॉस लगा के। 350 के नीचे फिलहाल मुझे स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ऊपर में 384 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। तो NTPC और BEL ये आप फिलहाल PSU ओवरऑल बास्केट में देख के चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है दो में अच्छा मोमेंटम है। चलिए ठीक है। अंबाला, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी PSU में, बहुत संक्षिप्त में जी? NHPC 75 पे, 75.5 पर है अभी। थोड़ा सा रुक के अगर बाय करेंगे, जरूरी नहीं आज खरीदना, लेकिन खरीदना NHPC जैसा लग रहा है तो 72 रुपए के आसपास आ जाए तो खरीदारी का भी आप लेकर के चले। इसमें आप 80 रुपए से लेकर के लगभग आप इसमें 90 रुपीज के दो बड़े टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन रख के चल सकते हैं। 66 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिएगा जब भी आपकी बाइंग ट्रिगर्ड हो जाए। दूसरा एक स्टॉक जिसके बारे में बहुत बार बातचीत नहीं हो पाई है इस बीच में, कॉनकॉर। अगर आप देखेंगे तो कॉनकॉर अभी 498 रुपए, क्लोज टू 500 पर है। इसमें आप स्लो स्टैगर्ड मैनर में अगर आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप आज खरीद सकते हैं, लेकिन ज्यादा कन्विक्शन बाइंग मुझे लगता है इसमें 475 पर है, तो वेट कर लेंगे तो बहुत बढ़िया। अगर 475 और 80 की रेंज में आपको मिले, कॉनकॉर बाय करने लायक लगता है बिल्कुल जी। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम सिर्फ 435 का मेंटेन करेंगे और जो टारगेट है कम से कम 540 और 610 के भाव हम टारगेट के तौर पर देख सकते हैं। चलिए, तो ये इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे फटाफट यहीं पर समाप्त। एक दर्शक कह रहे हैं मैम गुरु नीचे आ रहा है, आपकी कॉल थी सर। ये आप लोग कहने से पहले ही हम लोग समझ जाते हैं, पहले ही बातचीत हो गई। 11:30 बजे माफ कीजिएगा, सेगमेंट अपलोड होगा, जाकर के आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे और चलिए आ भी गया, इसको अभी फिर से बता देंगे। बाजार की गिरावट में यहाँ है कमाई के मौके, बहुत सारे शेयरों के पे चर्चा हुई है, वो अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। अभी के लिए ये थम आप देखिए, और 4 मिनट बाकी रह गए तो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए शुरू करते हैं हमारा विशेष सेगमेंट जिसका नाम है ब्रोकर बोले।
ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी आज थोड़ा सा विलंब हो गया कार्यक्रम को आगाज करने में, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। शानदार शेयरों के साथ आए और एक से एक शानदार शेयर हर रोज की तरह हमारे साथ हर्ष लेकर के जुड़ चुके हैं। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट को खंगालने के बाद आज पहली कंपनी कौन सी होगी हर्ष? जी, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करते हैं, सबसे पहली कंपनी है यहाँ पर और न्यूमरा की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 547 रुपये के इन्होंने भाव दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है जो कंपनी ने अभी हाल ही में अधिग्रहण किया था इवोको का, उससे फ्री कैश फ्लो जो गाइडेंस है वो उससे चूक चुकी है कंपनी, और इसकी वजह जो है वो बस के प्रोडक्शन को लेकर जिस तरीके से यहाँ पे खर्चे होते हुए देखें उसका प्रभाव यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रियल एबिट की बात करें, वहाँ पर जो मार्जिन है वो ठीक ठाक दिख रहे हैं इनको, और खासतौर पे जो पावर ट्रेन का जो बिजनेस है उसको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे यूरोप को लेकर आउटलुक जो है वो हल्का पॉजिटिव बना हुआ है, और दक्षिण अमेरिका में मान रहे हैं कि आने वाले जो क्वार्टर है वहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को ज़रूर मिल सकता है। सप्लाई चेन की जो समस्या है कुछ जगहों पर देखने को मिली थी वो पूरी तरीके से जो है FY26 के उसके हिसाब से देखा जाए तो वो खत्म होते हुए दिखेंगे, अप्रैल तक खत्म हो जाएंगी यहाँ पे। इसके अलावा और जो दूसरी चीज़ है इनका ये मानना है जो वर्किंग कैपिटल है यहाँ पर 200 मिलियन यूरो के आसपास जो है वो जो है पूरी तरीके से कंपनी एक अच्छे हिसाब से यहाँ पे खर्च करती हुई दिख रही है, और जो इसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में दिख सकता है। चलिए, तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पे अरुण सर आपकी राय क्या होगी? 547 के टारगेट न्यूमरा की तरफ से दिए गए, सहमत हैं आप न्यूमरा की इस रिपोर्ट से? देखिए विपुल जी, डेफिनेटली ओवरऑल तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब से डीमर्जर हुआ है तो इसमें कोई गिरावट फिलहाल देखने को मिली भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर है। इनफैक्ट दोनों ही डिविजन्स पे पॉजिटिव रहा है और हमेशा से रही है। नो डाउट पैसा उतना बना नहीं है अभी स्टॉक में, पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बने रहने की सलाह है। चलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बने रहने की सलाह है, तो सहमत हैं इस रिपोर्ट से अरुण सर। अब जरा चलते हैं दोबारा हर्ष के पास। हर्ष से बताइए अगली कंपनी और उसका सेक्टर कौन सा होगा? जी, हिंडाल्को की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और अगर आप हिंडाल्को में अगर आप यहाँ पर देखें तो HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह और 1210 का जो है यहाँ पर टारगेट दिया गया है। अगर आप यहाँ पर इसके पीछे के लॉजिक्स माने, अगर ब्रोकरेज ने क्या क्या कहा है तो देखिए इन्होंने कहा कि कमाई जो है वो मजबूत देखने को मिली है और आगे भी धीरे धीरे करके इसमें क्वार्टर्स में जो है वो सुधार देखने को मिलेगा। नेट डेट जो है उसमें बढ़ोतरी ज़रूर हुई है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो वर्किंग कैपिटल के कारण हुई है, जो आगे धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम को लेकर जो गाइडेंस है वो उन्होंने कट कर दी है, क्योंकि सप्लाई संकेत को लेकर थोड़ी सी चीज़ें थी जो, तो इसके हिसाब से उन्होंने एल्यूमिनियम को लेकर अपनी गाइडेंस को कट किया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले जो यहाँ पर तिमाहियाँ रहेंगी उसमें जो है थोड़ा बिजनेस में थोड़ा दबाव ज़रूर देखने को मिल सकता है। FY27 से लेकर 28 के बीच में अर्निंग पर शेयर जो है वो ज़रूर बढ़ाया है, करीब 6% के आसपास बढ़ाया है यहाँ पे। और नोवेलिस के बारे में उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आग लगती हुई दिखी थी वहाँ पर हमने देखा था, तो उससे जो बढ़ता हुआ कर्ज है वहाँ पर वो चिंता का विषय बन गया है। जी, ये बात यहाँ पर निकल के आई है हिंडाल्को को लेकर के। चलिए, अच्छा हुआ ये शेयर आ गया, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में मिस हो गया था। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे कॉपर और जिंक पे तो बात हो गई थी। अंबाला मैम कैसे देख रही हैं आप? 1210 के टारगेट HSBC की तरफ से आए हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मैं इन टारगेट से दिसंबर 2026 तक अग्री करती हूँ, टारगेट आ जाएंगे, बट बाय करंट प्राइस पर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ओवरबॉट लगता है, यहाँ से डिस्काउंट की पॉसिबिलिटीज है। इन माय ओपिनियन यू शुड वेट फॉर अ बेटर एंट्री, और वो आपको एज क्लोज टू 830-40 के पास मिलेगी, और अभी ये 912 पर है, तो आपके लिए और जगह बची हुई है। 10% तक स्टॉक थोड़ा और टूट सकता है, 8 से 10% के बीच की रेंज में, वहां आप एंट्री बनाएं। और ये जो दिए हुए टारगेट से 1210 साल भर के नजरिए से ये बहुत पॉसिबल है, बट एंट्री अपनी अच्छी लेने की कोशिश करिएगा। और रही बात स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आपको सिर्फ 760 का मेंटेन 760 का मेंटेन करना है जब भी आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाए। तो पॉजिटिव आउटलुक, बट नॉट एट द करंट प्राइस, वेट फॉर द बेटर प्राइस एंट्री। चलिए, इस बीच ये राय यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। आज की तीसरी कंपनी बताइए हर्ष, कौन सी लेकर के आए हैं आप? जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 6220 रुपये के लक्ष्य दिए, बड़े टारगेट्स दिए इन्होंने। और इस उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो उन्होंने बेल का एग्जांपल लिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, और कहा कि जो शेयर है, जिस तरीके से कंपनी की अर्निंग रही है, चीज़ें देखने को मिल रही हैं आगे से, पाइपलाइन जो 40% डिस्काउंट पर ट्रेड करा अगर BL से कंपेयर करें तो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पे कहा कि अगर आप यहाँ पे 28 के हिसाब से एक अनुमानित EPS देखें यहाँ पर, तो वो 21x के वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जो कि साफ तौर पे एक वैल्यूएशन जो है दिखाता है कि ठीक है, फिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
Q3 की अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि ब्रोकरेज ने उसके ऊपर भी चर्चा करी, उन्होंने कहा है कि जो मार्जिन्स हैं वो स्टेबल दिख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप 9 मंथ के हिसाब से देखें यहाँ पे, तो रेवेन्यू में, जबकि जो मार्केट लेके चल रही थी, उम्मीद मान के चल रही थी कि 8 से 10% होगा और रेवेन्यू 11% आया, यानी कि स्ट्रीट से एक्सपेक्टेशन से ऊपर रहा है रेवेन्यू। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ रही है। तेजस MK1A की बात करें, उसकी डिलीवरी को लेकर 6 महीने जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे। कंपनी का है कि हमारी नज़र बनी हुई है इसके ऊपर। ऑपरेशनल ओवरऑल प्रदर्शन देखिए काफ़ी मजबूत रहा है यहाँ पे, एग्जीक्यूशन भी बेहतर रहा है। और FY25 से लेकर 28 के बीच में अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैगर के हिसाब से देखें तो 25 से 26% देखने को मिल सकता है। 25 से 26%। जेफरीज की राय, बड़ा ऑर्डर सरकार की तरफ से और 6220 का टारगेट निकल के आ रहा है। सर HL पे आपका व्यू क्या रहेगा? इधर थोड़े से दिन ग्रह थोड़े से खराब चल रहे थे HL के, आपका व्यू क्या है अभी? जी 100% पॉजिटिव व्यू है। पहले जो व्यू था सेम व्यू अभी भी वही है। इसको डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखना है। दिक्कतें बीच में बड़ी न्यूज आई थी, सेकेंड इम्पैक्ट देखने को मिला उसका, उसके बाद स्टॉक ने 400 रुपए की डिप देखने को मिली है। पर कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर मुझे लग रहा है पूरा साल ही आपको लाइमलाइट में रहेगा, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन से थोड़े बहुत हिकअप्स न्यूज वगैरह के आएंगे, पर मेरा व्यू पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है इसमें एक ब्रेकआउट तो हुआ ही है, तो उसका शॉर्ट टर्म में तो टारगेट 4320 तक आपको देखने को मिल सकता है। पर कहीं ना कहीं अगर थोड़ा व्यू लंबा रखते हैं तो 4800 5000 तक के भी लेवल्स में आ सकते हैं। तो व्यू लॉन्ग टर्म के लिए भी पॉजिटिव है और शॉर्ट टर्म में 43 से 4320 तक के ऊपर में टारगेट्स रहेंगे। और एक विपुल जी एक कॉल है मेरे पास, अगर आप अरे सर बिल्कुल सर, कॉल तो पहले जी सर बताइए। विपुल जी मैक्स हेल्थ में खरीदारी की सलाह है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है, आज इसकी रीटेस्टिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट एज अ डिस्क्लेमर विपुल जी, लास्ट 2 दिन से हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं, तो आज डिप मिला है तो इसको बाय करने की सलाह रहेगी। 1028 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1095 तक के टारगेट रहेंगे। ज्यादा कोई लंबी कमेंट्री नहीं दे रहा हूं विपुल जी, स्टॉप लॉस 1028 और 1095 ये दोनों मेंटेन जरूर करके रखें। 3 से 4 दिन का व्यू इसमें लेके चल सकते। 1028 1095, इसको प्लीज़ पूरी कमेंट्री कर दी अरुण सर ने, एक बार के लिए शेयर दिखा दीजिए स्क्रीन पर। मैक्स हेल्थ केयर को खरीदने की सलाह है। 1028 1095 दो टारगेट दिए गए। स्टॉप लॉस क्या बनाया सर आपने? 1028 स्टॉप लॉस है विपुल जी और 1095 तक के टारगेट है। 1028 का यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की सलाह। मैक्स हेल्थ केयर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए एक बार के लिए, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह। 1028 1095 दो टारगेट दिए गए हैं, 1028 का स्टॉप लॉस। चलिए लगता है कि पीसीआर की टीम के लिए थोड़ा सा असंभव लग रहा है। चलिए हर्ष आप अपनी कमेंट्री चालू कीजिए जी। ल्यूपिन की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, और ल्यूपिन को अगर हम लोग देखें तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट की सलाह दी है। 2221 रुपये के इन्होंने यहाँ पर टारगेट दिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि इन्होंने तमाम पैरामीटर्स के हिसाब से देखें, चाहे उन्होंने कहा कि रेवेन्यू की बात कर लीजिए, आप एबिटा की बात कर लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लीजिए, यहाँ पे सब में जो है एक बेहतर स्थिति कंपनी ने दिखाई है यहाँ पे। और ख़ास तौर पे यूएस सेल्स की देखें या फिर एमर्जिंग मार्केट्स में देखें आप, तो एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। ग्रॉस मार्जिन जो है इनको काफ़ी अच्छा नंबर्स मिले हैं, ब्रोकरेज को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, और जो प्रोडक्ट मिक्स है वो भी काफ़ी बेहतर दिख रहा है यहाँ पे एबिटा मार्जिन के हिसाब से भी यहाँ पर। और जो इन्होंने कहा कि यूएस में जो मुकदमा कंपनी के खिलाफ चल रहा है यहाँ पर, और दूसरा जो लेबर कोड को लेके हमने देखा कि उसका असर कंपनियों के मार्जिन पे देखने को मिला, वो जरूर इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है, लेकिन ओवरऑल जो है स्थिति काफ़ी बेहतर दिख रही है। चलिए ल्यूपिन में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, 2221 का लक्ष्य यहाँ पर निकला गया। मैम आप सहमत हैं मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट से? ये बहुत छोटे टारगेट है, इसमें थोड़े बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, तो टारगेट अंडरवेट लगते हैं। करंटली ये करंट प्राइस पर भी मुझे लगता है खरीदने लायक ही है। 2177 है और 2100 से लेकर के 2177 की रेंज में बाइक भी ले सकते हैं। बट टारगेट दैट दे हैव सेंड लाइक 2221 का टारगेट दे रहा है, छोटा टारगेट दिया है। इसमें और बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं आपको 1 साल के नजरिए से। मेरे लिए 2300 पहला भाव है इसका और 2450 दो टारगेट्स है, जो कि इस साल आने की बहुत उम्मीद है। तो टारगेट अंडर रेट है, बट आउटलुक जो इन्होंने दिया पॉजिटिव, उससे मैं एग्री करती हूँ। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है ल्यूपिन को लेकर के, और इस बीच इसी के साथ कार्यक्रम को समेटने का वक्त भी हो गया है। लेकिन
जाने से पहले आपको बता दें 11:30 पर हमारा खास सेगमेंट जो है वो अपलोड हो गया है, उसे आप जा करके आप उसे देखिए। और इसमें बाजार की गिरावट में कहाँ है कमाई के मौके, इसमें तमाम जो है स्टॉक्स को लेकर के डिटेल में हुई है बातचीत। TCS, ममता मशीन, HCL Tech, HAL, इन्फोसिस, इंजीनियर्स इंडिया, किर्लोस्कर लॉयर, ग्रू, गोदरेज एग्रोवेट, LT फूड्स, मुथूट फाइनेंस, टाटा स्टील, संवर्धना मदरसन, EID पैरी, आदित्य बिरला, AMC, HEG, बलरामपुर चीनी, नाटको फार्मा, जोडियक एनर्जी जैसे शेयरों पर हुई है। सर्वोटेक पावर भी, इन पर जो है डिटेल में बातचीत हुई है। इनको जाकर के देखिए और अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए उनके सवाल हम दोपहर 1 से लेकर के 2:30 बजे के बीच में लेंगे। आज हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर रचित खंडेलवाल जी होंगे, तो आप जुड़िए हमारे साथ और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। और जो भी आपके सवाल है 9354027995 93540 27995 ये है व्हाट्सएप नंबर। ये जो है आपको इस पर अपने सवाल जो है डिटेल में भेज दीजिए। चलिए तो अब कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अरुण सर आपका और मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर डिस्क्लोजर आपकी तरफ से, अरुण सर पहले आप। विपुल जी थैंक यू अगेन इनवाइट करने के लिए। विपुल जी काफी स्टॉक्स पे डिस्कस किया, काफी व्यूज सेम हमने सभी के साथ शेयर किए होंगे और उनके क्लाइंट्स की और जिनसे भी हमने व्यू शेयर किया उनकी पोजीशंस हो सकती है। बाकी विपुल जी मैक्स सेल्स लास्ट 2 दिन से हम रिकमेंड कर रहे हैं 1045 1050 से, उसी के आसपास है। आपके साथ सेम व्यू डिस्कस किया है, तो उसके स्टॉप लॉसेस और टारगेट जरूर मेंटेन करें। अभी बोलिए मैक्स हेल्थ की बात कर रहा हूँ, ये मैक्स फाइनेंशियल का इसको हटा दीजिए प्लीज। हाँ जी चलिए जी सर। 1028 1095 के टारगेट हैं, स्टॉप लॉस 1028 के रखे गए हैं। मैक्स हेल्थ केयर पे खरीदारी की सलाह है 1028 1095 जी सर के टारगेट। जी सर जी जी। बाकी कोई भी स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, ये मेरा डिस्क्लेमर है। अंबाला मैम आपका डिस्क्लोजर। यस विपुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड यस, बहुत सारे स्टॉक्स जो डिस्कस किए हुए या फिर यहाँ पर जो रिकमेंडेशन के तौर पर आज भी दिए हैं, चांसेस हैं कि वही व्यू, क्योंकि व्यूअर्स भी देखते हैं अपने भी, तो हो सकता है कि पोजीशंस उनके पास भी हो या रिकमेंडेशन के तौर पर उनके साथ में शेयर किए गए हो। एज फार एज इज माय पर्सनल पोर्टफोलियो, इट इज रिस्ट्रिक्टेड। मेरे किसी पोर्टफोलियो में मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक नहीं था जो आज रिकमेंडेशन के तौर पर दिया है। एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क को समझते हुए काम करेंगे तो आप इस मार्केट में सिर्फ एक ही लाइन बोल के जाना चाहती हूँ, पोजीशन साइजिंग विल मैटर अ लॉट। तो पोजीशन साइजिंग को ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरुण सर आपका भी धन्यवाद। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।